हेलो सीए, सीएसएन, सीएमए स्टूडेंट्स, आप में से जो बच्चे मई 23 या जून 23 में एग्जाम्स दिख रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद के भी बच्चे देख सकते हैं, बट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर में मैं आपके जीएसटी रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अमेंडमेंट है, अपडेट्स है, जो एप्लीकेबल एग्जाम के लिए, वो सारे कवर करूंगा। बट उससे पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है जो आपको मैंडेटरीली माननी है। सर रिक्वेस्ट मैंडेटरी नहीं होती बेटा, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग में तो मैंडेटरी होता है ना यार, स्टूडेंट टीचर की बात मानता है नॉर्मली, तो आप मानिएगा जरूर। अच्छा, क्या रिक्वेस्ट है वो सुनिए। पहला, लेक्चर अटेंड करते वक्त चेहरे पे रहनी होगी स्माइल। सर बहुत सारे हेडेक वगैरह वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा लेक्चर जितनी देर देखोगे चेहरे पर रखोगे एकदम स्माइल। दूसरी बात वो ये कि आप मेरे लेक्चर जब भी अटेंड करेंगे सीरियस रहोगे, कूल रहोगे, खुद को काम रखोगे, और खाने पीने का सामान सब साइड करिए, एटीट्यूड में बैठिए, ये सोचकर कि आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठे हैं। और वैसे भी मेरे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप कूल बहुत हो लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट भी हो। यस, आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर। उसी वजह से बच्चे कहते हैं उनका रिजल्ट भी आता है, बिकॉज वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो आप यही सोचिएगा कि मैं आपके सामने ऑलवेज प्रेजेंट हूं जब भी आप पढ़ रहे हो, और मैं डांटूंगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, ऐसा सोचना, बिल्कुल डांटूंगा, ऐसा सोचना होगा आपको। ऑब्वियसली आपका अगर कोई टीचर या कोई और है जो आपके लिए स्ट्रिक्ट है तब ठीक है, अदरवाइज आप यही सोचिए कि मैं आपके सामने। और तीसरी बात, जब भी कोई मेरा लेक्चर अटेंड हो, मैं एक डायलॉग हमेशा बुलवाऊंगा और बुलवाते रहूंगा, वो ये है, जान लगा देंगे रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसा बोलोगे तो एटीट्यूड आ जाएगा पढ़ने का। सर हम जान लगा देंगे बट रिजल्ट तो निकाल के रहेंगे, तो ऐसा बोलोगे तो शिद्दत, ईमानदारी आ जाएगी पढ़ाई में। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को। सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी। सर सप्लाई रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है, फटाफट सुनना। सेक्शन 7(1) कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें एक नया क्लॉज आया। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। सप्लाई का जो डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में सेक्शन 7(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, अगर किसी को नहीं पता तो, उसमें अमेंडमेंट है एक नया क्लॉज, ट्रांजैक्शन एटसेट्रा बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर। एक पर्सन है, किस टाइप का पर्सन, क्लब वगैरह, क्लब एसोसिएशन वगैरह, और उसका और उसके मेंबर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तब लॉ कहता है अगर कंसीडरेशन वहां पर है, मतलब क्लब पैसे लेकर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तब लॉ कहता है ये सप्लाई के मीनिंग में आएगा। तो सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, क्लब वगैरह एसोसिएशन वगैरह अपने ही मेंबर के साथ सर्विस देना या लेना करेंगे तो लॉ की नजर में दोनों सेपरेट एंटिटीज है, और इनके ट्रांजैक्शन में अगर कंसीडरेशन है तो ये सप्लाई है। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो आप एक जिम खाना क्लब ज्वाइन कर लो, जिम क्लब ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, किया, वहां पर आप कोई पैसे दोगे मेंबरशिप फीस। जैसे ही आप जिम को मेंबरशिप फीस देते हैं, जिम भी आपको सर्विस देता है, जिम्नेजियम सर्विसेज। तो यहां पर लॉ यही मानेगा कि ये जिम और उस क्लब मतलब और उसके मेंबर्स, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वहां कंसीडरेशन है और यस आपने मेंबरशिप फीस पे करते हो, तो वो कंसीडरेशन पे कर रहे हो, तो यहां पर सप्लाई मानी जाए। आगे बढ़ते हैं, एक क्लैरिफिकेशन आया है सप्लाई में ही, देखो क्या, परक्विजिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between them will not be subject to GST। सर नहीं समझा, बता देता हूं। आप डिग्री लेने के बाद जॉब करोगे, अगर नहीं करोगे तो आप सोचो हम करेंगे सर, ठीक है, बड़े ग्रुप में गए तो आपको पता होगा बड़ा ग्रुप आपको बहुत सारी फैसिलिटीज परक्विजिट भी देता है। कोई भी ग्रुप ले लो, वो लोग देते हैं सर्विस एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अंदर ही आपको सैलरी भी देंगे, साथ में कई फैसिलिटीज दे देते हैं, रहने के लिए घर दे दिया, और तरह तरह की फैसिलिटीज, न्यूमरस फैसिलिटीज पॉसिबल है यहां पर। सैलरी चैप्टर अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो तरह तरह की फैसिलिटीज एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलती है। जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, इसलिए वो सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ऐसा सोचो, आपने डिग्री ली, आप मेरे अंडर आए जॉब करने के लिए, ठीक है, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में सैलरी कैश में भी देता हूं, साथ में कुछ फैसिलिटीज देता हूं। जो मैं आपको फैसिलिटीज दे रहा हूं, लॉ बोलता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, बस यही क्या, ये सप्लाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपेंसेशन, पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो सर ये हेडिंग हमको हल्का फुल्का ही समझ आया, कुछ खास नहीं, तो हेडिंग मत समझो, नहीं आया तो नीचे का पार्ट समझ जाओ, अपने आप हेडिंग समझ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है वो समझाना है मेरे को। फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो ये तो पैराग्राफ पहले से ही लॉ में है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सिर्फ पहले से एक पैराग्राफ है जो मैं बता रहा हूं। स्केड्यूल 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया तो आप फिर रिवीजन लेक्चर देखोगे, उसमें मिल जाएगा। फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस। सर क्या, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, tolerate an act or situation, to do an act,
अच्छा, आपको ये बात सप्लाई का स्केड्यूल 2 में अच्छे से क्लियर है। अगर हम किसी से अग्री कर जाएं ऑब्लिगेशन से कि हम रिफ्रेन करेंगे कोई एक्ट को करने से, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा एक एम्प्लॉई मेरे अंडर पढ़ा रहा है और मेरा एम्प्लॉय को अब मान लो मेरे साथ काम नहीं करना, उसको अपना काम करना, तो मैंने उसको कुछ कंपेंसेशन देकर बोला कि तेरे को पढ़ाना है पढ़ा, बट मेरे रीजन में मत पढ़ा। तो मैंने कहीं ना कहीं उसको जो कंपेंसेशन दिया क्यों दिया है? रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ मत करना तब मैं तुमको पैसे दूंगा, ये हो गया। दूसरा केस, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, तुम ये टॉलरेट करने को अगर तैयार हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन डिले होगा, तो हमारे बीच में पहले से अग्रीमेंट है कि जितना भी दिन डिले होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिले के चार्जेस हमको पे करने होंगे। डैमेज नहीं बोला मैंने, आपको डैमेज का चार्ज नहीं दे रहा हूं, डिले का चार्ज दे रहा हूं। जस्ट बिकॉज डिले हुआ, देयर इज ए फैसिलिटी, इफ देयर इज डिले यू हैव टू पे 500 रुपीज पर डे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो डिले का चार्जेस अगर मुझे पे करना है वगैरह पे करना, तो वो आ जाएगा टॉलरेट एन एक्ट में, प्रोवाइडेड यू कैन टॉलरेट। तीसरा, डू एन एक्ट, आप मेरे लिए ये काम कर दो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये भी। तो ये तीनों लॉ कहता है पहले से ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ध्यान दो, ये पहले से ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, लॉ में पहले से ही लिखा हुआ। सर समझ गए? तो 3 चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस हमको स्केड्यूल 2 से पता है, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टू डू एन एक्ट। यस सर पता है। तो ठीक है, अब इसमें क्लैरिफिकेशन तो अब पढ़ाऊंगा क्या है। देखो 2 कंडीशन और फुलफिल करनी होगी तभी ये सप्लाई मानी जाएगी। मतलब लोगों को अब ये 3 पॉइंट में सप्लाई तभी माना जाएगा जब ये तीनों पॉइंट के केस में 2 कंडीशंस भी फुलफिल होगा। अच्छा है ना, कंडीशंस दे दी तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये सप्लाई नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन है देखो, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि आप एक एक्ट को टॉलरेट करें बदले में मैं आपको पैसे दे दूंगा, तब उस केस में ध्यान से सुनना, एक एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तो होना पड़ेगा। एक्सप्रेस भी चलेगा, इंप्लाइड भी चलेगा। तो कंडीशंस ए है एक्सप्रेस्ड ऑब्लिक इंप्लाइड अग्रीमेंट होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक तो ये, प्लस दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन है, देखो क्या, कंसीडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न, मतलब आप अगर टॉलरेट करोगे तो बदले में मैं आपको पैसे दूंगा या कुछ दूंगा, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन मिसिंग नहीं। दूसरा कंडीशन है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का फ्लो होना चाहिए। तो लॉ ने अब ये कहा अग्रीइंग टू डू एन एक्ट, अग्रीइंग टू डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ये केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर देयर इज एन एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट प्लस कंसीडरेशन भी फ्लो हो रहा है, तभी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, नहीं तो नहीं है। सर यहां तक तो समझा, और भी है लॉ में? यस है, असली क्लैरिफिकेशन यहां है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई अमाउंट पेबल है, मतलब कंसीडरेशन है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो इसी लाइन में आपको 2 चीज मिल गया, ये तीनों ही केस में एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और अमाउंट पेबल भी होगा। और उसके साथ साथ लॉ ने कहा फॉर नॉट टॉलरेटिंग, लेकिन अगर अमाउंट पेबल नॉट टॉलरेटिंग है, अब आप इसी वर्ड से बता दीजिए, देखो आपके साथ मेरा एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर मैंने बोला कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को डिले किया तो मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे डैमेजेस का रिकवरी चाहिए वगैरह चाहिए। अब आप बताइए ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं है? पहले से अग्रीड है, एक कॉन्ट्रैक्ट में पहले से अग्रीड है कि आपने टाइम पर मुझे काम करके नहीं दिया तो आपको मुझे डैमेजेस का पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता डिले। तब इस केस में आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस ऊपर के केस में कवर होगा कि नहीं होगा? देखो आपको आंसर अभी अपने आप ही मिल जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट है, यस है, क्योंकि मैंने हेडिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया था। अमाउंट कंसीडरेशन पेबल है, यस है, 2 कंडीशन फुलफिल हुई, बट ये ऊपर की 3 लाइन की कंडीशन भी फुलफिल होनी पड़ेगी। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो सर रिफ्रेन का तो ये केस है ही नहीं, टू डू एन एक्ट का केस भी ये नहीं है, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टॉलरेट कर सकता है वो केस भी नहीं है ये। सर वो केस कैसे नहीं है? अभी आपको मैंने लाइन पढ़ाई, नॉट टॉलरेटिंग, टॉलरेटिंग नहीं, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इसलिए डैमेज की रिकवरी ले रहा हूं। इट मींस कि ऊपर के पॉइंट में फॉल ही नहीं कर रहा है। आई थिंक आप समझ गए। टॉलरेट कर सकता हूं बट आपको चार्ज देने हैं, तब तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इसलिए चार्ज देना है, मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट डिले बट आपको डैमेज का पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मैं डिले नहीं टॉलरेट कर सकता, तब ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। लॉ ने यही क्लैरिफिकेशन दिया है। एग्जांपल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, आइए देखते हैं। दैट इज इम्पोज टू डिस्करेज अ ब्रीच और वायोलेशन। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स इसलिए लिखे थे ताकि आप डिले ना करें, क्योंकि डिले करने से मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, बट फिर भी डिले हुआ तो आप मुझे मेरा डैमेज का रिकवरी देंगे। ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो पैसे आपसे ले रहा हूं मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था इसलिए ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं टॉलरेट कर सकता हूं।
अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम्पल, डैमेजेस रिकवरी, मेरा डैमेज का रिकवरी कर रहा हूं मैं आपसे, कंपेंसेशन ले रहा हूं मैं, फाइन पेनल्टी ले रहा हूं, बट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपने टर्म्स को वायोलेट किया है, तब ये सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, अब समझ आ जाएगा। मैंने आपको कहा था आप मशीन बनाते हैं और मेरी फैक्ट्री में उस मशीन की जरूरत है, मैंने आपको कहा था मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, मेरे को मशीन बनाकर दे दो, तो आप उस काम में लग गए 1 महीने में, और हमारे पास पहले से टर्म्स था आपको देना ही पड़ेगा 1 महीने में, और आपने अग्री किया है, और अगर नहीं दे पाए तो मेरा जो भी, मान लो उसके बाद जितना दिन डिले होगा, उस डिले का जो भी मेरा डैमेजेस होगा वो आपको मुझे भरपाई करना होगा, क्योंकि मैं डिले टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसा एक एग्रीमेंट है। अब जो मान लो 1 महीने में काम नहीं हुआ और आपने 10 दिन डिले किया, और उस 10 दिन का मेरा जो डैमेज हुआ है उसका आपसे मैं रिकवर करूंगा। क्या ये अमाउंट सप्लाई ऑफ सर्विस है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं जो आपसे कवर कर रहा हूं, अमाउंट रिकवर कर रहा हूं, वो डैमेजेस का रिकवरी है, मेरा कंपेंसेशन है, क्योंकि आपने डिले किया और वो डिले मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे लिया। इसलिए लॉ ने कह रहा है सप्लाई नहीं, क्योंकि ऊपर का 3 पॉइंट में कवर ही नहीं होगा। रिफ्रेन का केस और डू एन एक्ट का केस तो है नहीं है, टॉलरेट का केस भी नहीं है, क्योंकि वो नॉट टॉलरेट का चार्ज है, टॉलरेट का चार्ज नहीं है। इसी वजह से इसी में एक और पॉइंट नीचे वाला समझाऊंगा तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। देखो क्या, अगर आपने डिले किया और मैं एज ए फैसिलिटी आपको दे रहा हूं कि डिले करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बदले में मुझे नॉन कंप्लायंस का फी दे देना, फाइन दे देना, पेनल्टी दे देना, दैट इज सर्विस ऑफ टॉलरेट इन एन एक्ट। एक्ट को टॉलरेट कर सकता हूं मैं डिले को, प्रोवाइडेड आप मुझे फाइन फी पेनल्टी दे, तब ये सप्लाई है। मतलब ये वाला इस केस में तभी कवर होगा, ये यही कह रहा है सेकंड वाला। एज ए फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नॉन कंप्लायंस विद फी फाइन पेनल्टी, तब माना जाएगा ये टॉलरेट करने का चार्जेस है, तब ये सप्लाई। एग्जांपल देखो, फाइन फी पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लेविड या चार्ज एज फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नॉन कंप्लायंस और डिले। अब ये भी एक एग्रीमेंट बताता हूं, वही सेम मशीन का एग्जांपल हो, 1 महीने में मशीन आप मुझे रेडी करके दोगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मैं टॉलरेट कर लूंगा डिले, प्रोवाइडेड आप मुझे एवरीडे का 500 रुपया करके पेनल्टी दे देना। मैंने ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया। इस केस में जो मैं आपसे डिले का चार्ज ले रहा हूं वो इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इसलिए ले रहा हूं आपसे रिकवरी इन द फॉर्म ऑफ फी, कि आप जितना दिन डिले करो मुझे 500 रुपया दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहां प्रूव हो रहा है कि मैं आपको एक फैसिलिटी दे रहा हूं, यू कैन डिले बट यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹500 पर डे। यहां प्रूव हो रहा है कि ये टॉलरेट का चार्ज है, और जब भी टॉलरेट का चार्ज होगा तब ये सप्लाई हो जाएगा। आई थिंक अब आप समझ गए। तो देखो, अब मैं सब कुछ हटाने वाला हूं, आपको कुछ लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज मैं हटा रहा हूं, ताकि मैं कीवर्ड अब आपको लिख कर देता हूं कि एग्जैक्टली आपको कितना याद रखना है। देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ध्यान देना। इन तीनों केस में, देखो इन तीनों नहीं, पहले सुन लो, पहले ये जो टॉलरेट वाला केस है इसको क्लियर करते हैं। टॉलरेट का चार्ज अगर है तो ये कब होगा, किस तरह का चार्ज होगा? डैमेज डिले एज ए फैसिलिटी, एज ए फैसिलिटी of accepting non-compliance against fee etc. मतलब मैं जब टॉलरेट करने को रेडी हूं तो वो कब करूंगा टॉलरेट? जैसे वो टॉलरेट कब माना जाएगा? जब मैं आपको कह रहा हूं मैं टॉलरेट करूंगा, बदले में मुझे इतना पैसा दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए फैसिलिटी दे रहा हूं एक, कि डिले करो ना, मेरे को क्या दिक्कत है, बट एवरीडे का आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा केस में मैं टॉलरेट करने का चार्ज ले रहा हूं, तब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट इन तीनों ही केस में आपको 2 कंडीशन है। कंडीशंस क्या है वो दोनों लिख लो। एक नंबर ए, एक अग्रीमेंट वाला कंडीशन, और नंबर बी दूसरा कंडीशन कंसीडरेशन। ये तो होना ही पड़ेगा तीनों केस में, ये 3 केस और ये 2 कंडीशन, और टॉलरेट वाले केस को क्लियर किया कि ये एज ए फैसिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट कवर नहीं होगा? नॉन टॉलरेट चार्जेस अगर है, नॉन टॉलरेट का मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, नॉन टॉलरेट का अगर चार्जेस है तब ये सप्लाई नहीं है, इसको मैं काट देता हूं। ध्यान से सुनना, बस अब जाकर आपको पूरा क्लैरिफिकेशन समझ आ जाए। हम अब चार्ज ऑफ जीएसटी का अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। फटाफट सुनना मेरी बात। कुछ ऐसी सर्विसेज जहां पर रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है, ये आपको पता होगा, 4 चैप्टर में ये सब है, लिस्ट है, जहां बहुत सारी सर्विस पर रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज पे टैक्स देगा। इसमें जो जीटीए वाला है, आपको भी पहले से ही पता है सर, जीटीए सर्विसेज पर रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज पे टैक्स देता अगर सप्लायर जीटीए है और रिसिपिएंट ये लोग है तो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वही क्लैरिफिकेशन लॉ ने ऐड किया या थोड़ा चेंज किया। वो ये किया है कि एक्सेप्ट
ऐसा जीटीए जो खुद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है, साथ में एंड कंडीशन, ध्यान देना, एक और कंडीशन, उसने एक्सरसाइज किया ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सच सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इन शॉर्ट बता देता हूं, मैं एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं और इन यहां जो रिसिपिएंट्स बताता है इनको मैं सर्विसेज देता हूं, तब भी इनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स नहीं देना, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दूंगा। ऐसा कौन सा केस होगा जहां पर मैं सामने से जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन लूंगा और उसमें ऑप्शन चूज करूंगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहता हूं, तब रिसिपेंट को रिवर्स चार्ज पे टैक्स नहीं देना। एक ये क्लैरिफिकेशन। दूसरा सुनना, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कंसीडरेशन। आई होप आपको ये पॉइंट पहले से पता है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली जो व्हीकल्स होती है उसको अगर हम किसी को रेंट पर दें तो रिसिपेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। कब? अगर सप्लायर कोई भी है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रिसिपेंट यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है। आई होप ये आपको पहले से पता है। सर हम सप्लायर रिसिपेंट भूल जाते तो मैं एक शॉर्टकट देता हूं, उससे याद हो जाएगा। नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट। सर फायदा क्या? सप्लायर कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और कोई भी चलेगा तो नो कॉर्पोरेट, और बट कॉर्पोरेट रिसिपेंट को कॉर्पोरेट ही होना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अगर रेंट पे देंगे तो रिवर्स चार्ज उस कॉर्पोरेट पर आएगा। ये तो क्लियर हो गया सर, ये हमको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसका अमेंडमेंट क्या, एक नोट आया है कि कॉर्पोरेट जो है वो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्पेसिफिक जर्नी के लिए ले रहा है और रेंट पर नहीं ले रहा है तब रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। तो लॉ ने एक क्लैरिफिकेशन ऐड किया, यहां जो रेंटिंग लिखा हुआ है ये रेंटिंग ही होना पड़ेगा तभी रिवर्स चार्ज आएगा। मतलब रेंटिंग शुड बी देयर तभी रिवर्स चार्ज आएगा। मतलब रिवर्स चार्ज कब आएगा? जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी गई है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर दी गई है तब आरसीएम नहीं आएगा। बस ये क्लैरिफिकेशन है। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूं, मान लीजिए आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है और मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मेरे पास गाड़ी है, मैं अगर आपको वो रेंट पर दूंगा तब तो आप पर रिवर्स चार्ज आएगा, लेकिन वही गाड़ी मैं रेंट पे नहीं दूंगा, आपसे पूछूंगा आपको कहां से कहां तक जाना है, आपने मुझे डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों बता दिए, मैंने आपकी गाड़ी भेजी और डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक छोड़ दिया और मेरी गाड़ी वापस मेरे पास आ गई या दूसरे सवारी को लेकर आ गई। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको रेंटिंग पर दिया ही नहीं गाड़ी, मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, यहां रिवर्स चार्ज नहीं है। यही लॉ ने क्लैरिफिकेशन डाला। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने की जगह अगर रेंट पे दी जाए, कौन दे रहा है? कोई भी दे रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। बस इतना ही है, लेकिन यहां थोड़ा सा और ध्यान रखना। मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आपके पास जगह, आपने मुझे रेंट पे दिया रेजिडेंशियल पर्पज वाला जगह, ठीक है सर, अब मैं उस जगह का क्या करूंगा? मैं अगर पर्सनल लाइफ में लूंगा तब तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर होगा। मैं उस जगह को अपने एम्प्लॉय वगैरह के रहने पर यूज कर रहा हूं, रहने के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एम्प्लॉइज, उनके ड्वेलिंग पर्पज के लिए, तब लॉ कहता है रिवर्स चार्ज उस रजिस्टर्ड पर्सन पर आ जाएगा, तो मुझ पर रिवर्स चार्ज आएगा। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सीए इंटर वाले खाली छोड़ दे, बाकी सबको कवर करना है, फाइनल इंटर सबको, तो सीए इंटर वालों के लिए ये टॉपिक नहीं है, बाकी सबको एग्जीक्यूटिव इंटर सीएमए वाले फाइनल वाले सारे बच्चे को। नोटिफाइड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सर ये क्या है? ऐसी केसेस सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है। सर हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो मैं बताता हूं। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है, मैं आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रहा हूं। ऐसे 4 ही सर्विसेज है जहां पर सप्लायर को भी टैक्स नहीं देना रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में, रिसिपेंट को रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है टैक्स देने की। सर एग्जांपल दीजिए, ओला उबर का एग्जांपल यहां बैठेगा, देख लो यहां नीचे देख लो, मैंने लिखी दिया एग्जांपल। स्विगी जोमेटो का एग्जांपल बैठेगा, ओला उबर रैपिडो का एग्जांपल बैठेगा, ओयो एमएमटी मेक माई ट्रिप का एग्जांपल बैठेगा और अर्बन कंपनी का एग्जांपल बैठेगा। मतलब सर ऐसा स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विस देता है, मतलब फूड डिलीवरी सर्विस देता है, सॉरी रेस्टोरेंट के थ्रू। ओला उबर रैपिडो आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दिलवाता है, ओयो एमएमटी आपको होटल एकोमोडेशन सर्विस दिलवाता है और अर्बन कंपनी आपको हाउसकीपिंग प्लम्बिंग बहुत सारी सर्विस दिलवाता है, अनगिनत सर्विसेज ये लोग दिलवाते हैं। इन लोगों को टैक्स देने की जिम्मेदारी है रिसिपेंट की नहीं है। ऐसे एग्जांपल से ही आप अंदर का याद कर पाओगे। तो चलो मैंने आपको इतना बता दिया। अब इसमें सर अमेंडमेंट क्या है? एक तो रेस्टोरेंट सर्विस पहले नहीं था, वो अभी आया है, तो कई लोगों का अगर पढ़ा हुआ तो ठीक, नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लीजिए। तो स्विगी जोमेटो की जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की, कब? एक केस को छोड़ के हमेशा, इन ऑल केसेस हमेशा ही देना है, बट एक केस को छोड़ के। अदर देन ऐसा रेस्टोरेंट जो प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, जो होटल सर्विस भी दे रहा है, हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ग्रेटर देन 7,500 पर डे। एग्जांपल देता हूं, बड़े बड़े होटल, ताज ले लीजिए, कोई भी होटल बड़ा ले लीजिए, रेडिशन ब्लू ले लीजिए, ताज ले लीजिए या ललित ले लीजिए, बहुत सारे होटल्स बड़े बड़े हैं इंडिया में, ओबरॉय ले लीजिए, उनके भी होटल्स है, हयात ले लीजिए। तो इन होटल्स का
पर डे का अगर रेंटिंग एक भी यूनिट का, एक भी रूम का अगर 7,500 से ज्यादा अमाउंट है, इन दैट केस वो लोग अगर रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं वाया स्विगी जोमेटो, तो स्विगी जोमेटो की टैक्स पे करने की जिम्मेदारी उन होटल्स की रहेगी या उनके होटल के रेस्टोरेंट की रहेगी, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, उन लोग केपेबल है टू पे देयर जीएसटी, ऐसा लॉ मानता है, ऐसा आप सोचोगे। बाकी केसेस में स्विगी जोमेटो की टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है। यही आपका यहां अमेंडमेंट आया रेस्टोरेंट सर्विस में। अब इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन और क्या आया देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, टीसीएस इज एग्जेम्प्टेड इन रेस्टोरेंट सर्विस केसेस। दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर पूरा जीएसटी कैश में देगा, इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बातें लर्न कर लो आप। आईटीसी नहीं मिलेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को स्विगी जोमेटो के केस में, मतलब आप स्विगी जोमेटो को आईटीसी नहीं मिलेगा ऐसा समझ लो। और दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा रेस्टोरेंट सर्विस पर। बस हो गया। तो इतना ही यहां पर ये पार्ट इतना। नेक्स्ट अमेंडमेंट का जो पार्ट ले रहा हूं वो ले रहा हूं एग्जेम्पशन चैप्टर का, जहां मेजर अमेंडमेंट्स है, ध्यान रखना इस बात का। पहला इसमें एजुकेशनल सर्विसेज, उसमें अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है कुछ। क्या है बताता हूं। अच्छा, आपको पहले से पता होगा एजुकेशनल सर्विस में बहुत सारा एग्जेम्पशन है, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी मीनिंग दिया हुआ है। आई थिंक आपको पता है ये बात। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग लॉ ने दिया है, उसमें प्री स्कूल, स्कूल अप टू एचएस, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का लॉ का क्वालिफिकेशन देता है। और तीसरा, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो अप्रूव्ड होते हैं वो कराए जाते हैं। तो यहां पर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मीनिंग में आते हैं, आपको पहले से पता है। यहीं पर कुछ क्लैरिफिकेशन है। देखो, पहला, प्री स्कूल के मीनिंग में आंगनवाड़ीज भी कवर होगा, ये लॉ ने कहा। तो अब आंगनवाड़ीज का सर्विसेज जो स्टूडेंट को दिया जाता है, फैकल्टी स्टाफ को दिया जाता है, वहां पे भी जीएसटी एग्जेम्पशन है, मतलब वो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग में आ जाएगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन लॉ ने डाला, ये जो सेंट्रल और स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं, ये लोग को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स। आओ समझाता हूं। आपको पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो होते हैं, ये लोग भी बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विस देते हैं, और आपको पता होगा वहां पर एग्जामिनेशन फीस लेते हैं ये लोग। लॉ कहता है माना जाएगा ये लोग भी स्टूडेंट को जो एग्जामिनेशन फीस लेके एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विस दे रहे हैं, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही दे रहा है, ताकि बच्चों से अगर एग्जामिनेशन फीस वगैरह लिया जाता है उस पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट रखा जा सके। देखो, सीधा बोलूं तो जीएसटी का एग्जेम्पशन मिलेगा एग्जामिनेशन फीस वगैरह अगर ये लोग स्टूडेंट से लेते हैं तो। कौन, ये लिखना जरूरी है, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, सेंट्रल या स्टेट का एड्यू बोर्ड, ऐसे लिख के रख लो, हो गया बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सर्विसेज जो जीएसटी में पहले से एग्जेम्प्टेड है बट वहां क्लैरिफिकेशन आया। देखो, ट्रेनिंग कोचिंग, अगर आर्ट कल्चर, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट और कल्चर में आप ट्रेनिंग कोचिंग दे दो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आप किसी को वेस्टर्न डांस सिखा लो, आप किसी को ट्रेडिशनल डांस सिखा लो, भरतनाट्यम सिखा दो, आप म्यूजिक सिखा दो, कुछ भी ट्रेनिंग कोचिंग करो, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बट सप्लायर एक इंडिविजुअल को ही होना पड़ेगा। यहां पर पहले कोई भी सर्विस देता था जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, बट लॉ को लगा कि नहीं, बड़े बड़े लोग अगर सप्लायर होंगे तब जीएसटी एग्जेम्पशन रखना सही नहीं, एक इंडिविजुअल अगर सप्लायर है तभी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, याद रखना। यही अमेंडमेंट आया, इसके बाद का पहले से ही था, खाली मैंने डाला है। नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज आपको पता होगा, इनके रिलेशन में अगर ली जाती है तो उन पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, बट एक एग्जेम्पशन हट गया है, वो पढ़ाना मेरे को। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल अब हट गया है, मतलब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बचाने के लिए वेयरहाउस वगैरह में पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। लॉ कहता है अब वो पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो लोग जीएसटी चार्ज आपसे करेंगे। आगे बढ़ता हूं, स्टोरेज या वेयरहाउस की सर्विसेज पर जीएसटी का एग्जेम्पशन के बारे में क्या। देखो, आपको ये पहले से पता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे स्टोरेज वेयरहाउसिंग की सर्विस देंगे तब तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ये तो नॉर्मल एग्जेम्पशन में है। लेकिन उसके अलावा सेकेंडरी प्रोड्यूस पर भी स्टोरेज वेयरहाउस की सर्विसेज पहले एग्जेम्प्टेड थी, इतने सारे आइटम्स पर देख लो आप, पहले थी। बट अब आपको अच्छा है ना, ज्यादा याद ही नहीं करना, सारे आइटम ऑलमोस्ट हट गए हैं, सिर्फ 4 आइटम बचे हैं, सीरियल पर्सेज और फ्रूट और वेजिटेबल्स। फ्रूट वेजिटेबल भी याद नहीं करना, क्योंकि मेरे नजर में तो वो प्राइमरी प्रोड्यूस है, और प्राइमरी प्रोड्यूस पर तो ऑलरेडी लॉ का एग्जेम्पशन है ही है, वेयरहाउस का, स्टोरेज का, तो मैं ये अलग से क्यों पढ़ूं। बट सीरियल पल्सेज अगर सेकेंडरी प्रोड्यूस के फॉर्म में है, तब भी सीरियल पल्सेस का स्टोरेज वेयरहाउसिंग सर्विस किसी से लोगे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, आप गोडाउन रेंट पे ले रहे हो, ये नहीं कहा मैंने, गोडाउन रेंटिंग हुआ तब तो जीएसटी आएगा, बट अगर आप स्टोरेज या वेयरहाउसिंग सर्विस लोगे तब जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर इसमें फर्क क्या, मैं बताता हूं फर्क क्या है। अगर मैं आपको जगह रेंट पर दे रहा हूं तब मैं की दे रहा हूं, वेयरहाउसिंग सर्विस मैं कहां दे रहा हूं, स्टोरेज की सर्विस मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ रेंट दे रहा हूं। अब आप उस पे चाहे आप सामान रखे या नाचे, मेरा क्या, मैं तो रेंट पर दे रहा हूं।
तो वो सर्विस अगर मैं दूंगा तब तो जीएसटी आएगा। लेकिन अगर मैं आपको स्टोरेज या वेयरहाउसिंग सर्विस दे रहा हूं, मतलब आपके माल का केयर भी मेरे तरफ से रहेगा, मैं ध्यान रखूंगा, मेरे यहाँ रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होगा, हवा रहेगा, मतलब सारी चीजें मैं ऐसी सर्विस दूंगा जहां पर आपके सामान को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब मैं आपको स्टोरेज या वेयरहाउसिंग की सर्विस दे रहा हूं, रेंटिंग सर्विस नहीं दे रहा हूं, तभी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ध्यान रखना इन बातों का। आगे बढ़ते हैं। पहले जानवर को मारने पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता था, मतलब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, जो कसाई होते हैं वो सर्विसेज पहले एग्जेम्प्टेड थी, अब नहीं है, हट गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात शायद अलग अलग जगह कवर होगा, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप जगह रेजिडेंशियल रेंटिंग की जगह को अगर आप किसी को रेंट पर दोगे तो आपको पता होगा जीएसटी पहले एग्जेम्प्टेड था रेजिडेंशियल रेंटिंग वाली जगह है तो, लेकिन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली जगह है तो, लेकिन अब लॉ ने यहां पर चेंजेस कर दिए और कहा अगर रेजिडेंशियल रेंटिंग वाली जगह अगर आपने किसी को रेजिडेंस के लिए दिया तब एग्जेम्पशन है, लेकिन एक्सेप्शन आ गया। आप अगर आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया फॉर नॉन पर्सनल यूज तब जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। ये मैंने रिवर्स चार्ज में अभी अभी पढ़ाया, तो आई थिंक आप समझ गए यहां क्या है अमेंडमेंट। आगे बढ़ता हूं। पहले होटल एकोमोडेशन सर्विस वगैरह पे आपको पता होगा 1000 रुपए तक का अगर चार्जेस होता था, टैरिफ नॉट चार्जेस, टैरिफ वैल्यू अगर 1000 रुपए तक का होता था तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, अब वो एग्जेम्पशन हट गया है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप कहीं होटल में रुकने गए, अगर वहां का टैरिफ 700 रुपए 1000 तक का ही है तब भी जीएसटी लगेगा, वो एग्जेम्पशन हट गया। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर में क्या, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन नो एग्जेम्पशन, मतलब हेल्थ केयर सर्विस आई थिंक आपको पहले से पता है, ये जो हॉस्पिटल वगैरह लोग जो सर्विस देते हैं आपको पता होगा वहां पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, हेल्थ केयर की सर्विस अगर वो देते हैं तो। बट अब एक एग्जेम्पशन हट गया है, वो क्या, देखो अगर बड़ा बड़ा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल एटसेट्रा, वो लोग अगर आपको सर्विस दे रहे हैं बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, मतलब होटल में हॉस्पिटल में आप रूम लेते हैं कि नहीं, जब कोई बीमार होता है तो रूम लेता है, उस पर जीएसटी का एग्जेम्पशन हट गया। कब हटा है, हैविंग रूम चार्जेस ग्रेटर देन 5000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस। कोई भी आदमी हेल्थ केयर रिसीव कर रहा है उसको हम सर्विस दे रहे हैं, और एक दिन का होटल का हॉस्पिटल का रूम का चार्ज 5000 से ज्यादा है तो लॉ कहता है अब वो एग्जेम्पशन हट गया है अगर 5000 से ज्यादा का रेंटिंग है तो। मतलब इसका मतलब ये आज भी अगर हॉस्पिटल का पर डे का रूम का रेंट चार्ज अगर अंडर 5000 है या अप टू 5000 है तब तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर का रूम है तो उन रूम्स पर जीएसटी लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन उसमें भी है। आईसीयू, सीसीयू, ICCU, NICU, फुल फॉर्म आप चाहो तो पढ़ लो, ICU, CCU, ICCU, NICU, ये 4 टाइप के अगर रूम है तब पर डे का चार्ज अगर 5000 से ज्यादा भी है तो आज भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, बाकी रूम्स पर 5000 से ज्यादा चार्जेस वाले रूम पर जीएसटी आ गया है। ये एक क्लैरिफिकेशन था। और देखो हेल्थ रिलेटेड सर्विस है, पहले स्टेम सेल बैंकिंग यूनिट या इस तरह के रिलेटेड सर्विस अगर कोड ब्लड बैंक देता था तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होता था, अब ये हट गया है। सर ये क्या था, फटाफट मैं बता दूंगा आपको कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसके बाद उसका चाइल्ड होता है तो उसके बाद एक कोड होती है, वो कोड को संभाल कर रखा जाता है सॉल्यूशंस के अंदर, और वो सर्विस पहले देता था कोड, अभी भी देता है, मतलब कोड ब्लड बैंक सर्विस देते हैं, तो उनकी सर्विसेज पहले एग्जेम्प्टेड थी, अब नहीं है, अब टैक्सेबल हो गई है। नेक्स्ट देखो क्या, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और अदर रिलेटेड प्रोसेस, मतलब पहले बायोमेडिकल वेस्ट को भी ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल वगैरह ही वो सर्विस लेते थे, तब जीएसटी एग्जेम्प्टेड होता था, अब वो एग्जेम्पशन हट गया है, बस यही है। नेक्स्ट अपडेट सुनना, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। तो सर गवर्नमेंट जो पहले से सर्विसेज दे रहा था वो तो एग्जेम्पशन हमने पहले से पढ़ रखा है, यस वो एग्जेम्पशन आज भी है, उसमें अपडेट आया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस में। भारतीय डाक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनका एक पोस्ट डिपार्टमेंट है, तो उसकी सर्विसेज पहले क्या था, बहुत सारी सर्विस एग्जेम्प्ट थी, थोड़ी बहुत टैक्सेबल थी फॉरवर्ड चार्ज में, अब ध्यान से सुनना, अब 4 ही सर्विस उनकी एग्जेम्प्ट है, बाकी सारी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। सर एग्जेम्प्ट कौन सी 4 बची, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, जहां एनवेलप्स का वेट 10 ग्राम से कम है। सिर्फ ये 4 सर्विसेज जो हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट देगा वही एग्जेम्प्ट है, बाकी पोस्ट डिपार्टमेंट की जो अदर सर्विसेज है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो गई है। इन अदर वर्ड हमारा जो पोस्ट डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उनकी सिर्फ 4 सर्विस एग्जेम्प्ट बची है। कौन सी 4 सर, देखो वापस से पढ़ लो, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जहां वेट 10 ग्राम से कम एनवेलप का, ये 4 सर्विसेज सिर्फ एग्जेम्प्ट है, बाकी जितनी सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है वो सारी टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। इतना सा याद करना, और कोई अपडेट नहीं है गवर्नमेंट की सर्विस में, यही अपडेट है। इसके बाद जितना भी गवर्नमेंट सर्विस में मैंने नोट्स डाला है वो सारा कोई अपडेट नहीं है, वो तो नोट्स में पहले से ही था, अभी भी है।
आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो, अदरवाइज वो आपका अपडेट नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जेम्पशन, फॉलोइंग सर्विसेज जो पहले एग्जेम थी अब वो रिमूव हो चुका है, तो सर हम इसमें कैसे पूरा लर्न करें? नहीं, कुछ नहीं करना। 4 नाम देखो, आरबीआई, आईआरडीए, देखना ध्यान से, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी और एफएसएसएआई, एफएसएसएआई। सर क्या मतलब हुआ? पहले जो आरबीआई की सर्विस, सेबी की सर्विस, आईआरडीए की सर्विस और एफएसएसएआई की सर्विसेज जो पहले एग्जेम्प्टेड थी अब वो रिमूव हो चुकी है। मतलब इन चारों की जो सर्विस पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी अब वो टैक्सेबल हो गई है। तो बस इतना ही याद रखना है, ये 4 नाम याद कर लो, बस आपको इतना याद रखने से एग्जाम का काम हो जाएगा। फिलहाल एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट। एग्जेम्पशन में नेक्स्ट देखिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर जो पहले एग्जेम्पशन था, आप सुनना ध्यान से, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब होता है आपने मुझसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, मेरी गाड़ी को हायर पे या रेंट पे नहीं लिया है, दोनों में फर्क होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हायरिंग ऑफ कन्वेंस या रेंटिंग नहीं होना चाहिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पहले एग्जेम्पशन था, उसमें क्लैरिफिकेशन आया है कि मतलब क्लैरिफिकेशन क्या हो बताऊंगा, पहले ये जान लो पहले क्या था। एयर से अगर ट्रेवल होता था, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एयरपोर्ट लोकेटेड इन 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, मतलब सिलीगुड़ी एयरपोर्ट। अब आप ध्यान से सुनिए, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप जानते हैं क्या क्या है, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट और सिक्किम, इन स्टेट्स में जो भी एयरपोर्ट है और सिलीगुड़ी वाला एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट से अगर आप एम्बार्क करो चाहे टर्मिनेट करो अपनी जर्नी को, जो भी फ्लाइट का फेयर है उस पर पहले जीएसटी एग्जेम्प्टेड था और आज भी है, लेकिन अब एग्जेम्पशन सिर्फ बचा इकोनॉमी क्लास में। पहले यहां पर हर क्लास में एग्जेम्पशन था, बिजनेस क्लास में अब टैक्सेबल हो गया। अब उसके बाद नीचे के 3 पॉइंट तो एज इट इज पहले जो था अभी भी वही है, बस मैं बता रहा हूं एक बार नाम, कुछ क्लैरिफिकेशन बताना इसलिए। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज और मीटर्ड केब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, आपको पता होगा इनसे आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं नॉर्मल वाली, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। नॉन एसी और मीटर्ड केब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ठीक है। अब क्या बताना वो सुनो, ये सर्विसेज आपने अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ले ली तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब आप यहां लिख लो ना, ईसीओ के थ्रू अगर लिया तो जीएसटी एग्जेम्पशन चला जाएगा, जीएसटी आएगा, मतलब जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ध्यान दो। अब वैसे ही एकदम कन्वेंस को हायर पे या रेंट पे नहीं दिया गया है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दी जा रही है। मैं आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दूंगा यहां से यहां, जहां से आप बोलोगे, बस ये सर्विस पर पहले से ही जीएसटी में एग्जेम्पशन था, आज भी है, कई सारे हैं। इसमें पहला वाला पॉइंट पहले भी था आज भी है, तो ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लेना। इसमें क्या चेंज हुआ वो बता देता हूं। आप रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल को रेल या वेसल से ट्रांसपोर्ट करते थे तो जीएसटी में पहले एग्जेम्पशन था। अब आप रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल को अगर रेल या वेसल से ट्रांसपोर्ट करोगे तो एग्जेम्पशन चला गया है। मतलब इन शॉर्ट, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल को आप रेल, वेसल या जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो जीएसटी आएगा, अब एग्जेम्पशन नहीं, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, आप अगर ट्रांजिट कार्गो को नेपाल भूटान पहुंचाते थे, या वहां से यहां आता था या यहां से वहां जाता था, कैसे? पोर्ट तक आता है माल इंडिया के बाहर से, पोर्ट से सीधा नेपाल भूटान माल चला जाता है, क्योंकि नेपाल भूटान आर लैंडलॉक कंट्रीज। ये सब बातें बताई हुई है मेरी, आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए। नेपाल भूटान में कोई पोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्रीज है। तो माल आता है, जैसे मान लो जापान से नेपाल माल जाना है तो पहले जापान से माल इंडिया आएगा, फिर इंडिया से बड़े बड़े ट्रक में भरा जाएगा माल और वहां से नेपाल भूटान जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिट कार्गो। वहां पर जो भी चार्जेस होते हैं उन सब पर पहले से ही जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, आज भी है। एक्स्ट्रा क्या है, एम्प्टी कंटेनर भी जाएगा तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, बस इतना ही। आना जाना एम्प्टी कंटेनर करेगा ही ना नेपाल भूटान से, क्योंकि माल वहां का है, तो एम्प्टी कंटेनर नेपाल भूटान भेजेगा, फिर लेकर अपने पास मंगवाएगा, और कोई अगर बीच में सर्विस चार्जेस हुई और हुई तो वो सब पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, बस यही है। आगे बढ़ता हूं, आपको एक और पता होगा एग्जेम्पशन जो पहले था, जीटीए की सर्विस पर चार्ज 1500 तक या 750 तक, 750 तक है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सिंगल कन्वेंस का चार्ज 1500 का लिमिट था और सिंगल कंसाइनी का चार्ज 750 का लिमिट था। सर थोड़ा लॉ और बताइए ना। अरे बेटा एग्जेम्पशन हट ही गया तो ज्यादा जान के क्या करोगे, वो 1500 और 750 का चार्ज तक जो जीएसटी पहले एग्जेम्प्टेड था जीटीए सर्विसेज पर, अब वो चला गया, बस यही बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ाऊंगा एग्जेम्पशन का वो सीए इंटर वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ सीए इंटर बोला है मैंने और कोई नहीं, बाकी सबके लिए रेलेवेंट है, फाइनल लेवल और अदर लेवल, सीए इंटर के लिए सिर्फ नहीं है, तो उनको स्किप करना है। ये आप लोग सुन लीजिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। मान लीजिए आप मिस्टर, आपका नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, केशव ले लीजिए, मिस्टर केशव आपका नाम है, मिस्टर केशव ने एक फॉरेन टूरिस्ट, इंडिया के बाहर से कोई टूरिस्ट आया होगा घूमने के लिए,
समझ करिए, सपोज करिए उसका नाम है मिस्टर स्मिथ, तो केशव स्मिथ को टूर ऑपरेटर की सर्विस दे रहा है, ठीक है, एज ए टूर ऑपरेटर सर्विस दे रहा है, उनको टूर करना है इसलिए तो चार्ज लेगा ऑब्वियसली, उस पर जीएसटी एग्जेम्पशन। देखो टूर अगर पूरी तरह से इंडिया के बाहर है तो पहले से ही जीएसटी में एग्जेम्प्टेड था, लेकिन टूर पार्टली इन इंडिया और पार्टली बाहर है, तब वो जो टूर ऑपरेटर का जो चार्ज है उस पर जीएसटी कितना एग्जेम्प्ट होगा, लॉ बताता है। एग्जम्पशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो जितना टूर इंडिया के बाहर होगा उस पोर्शन का जो टूर ऑपरेटर का चार्ज है उसी पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। वो कैसे कैलकुलेट करना, लॉ ने बोला हम ही बता देंगे, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैं टैक्सेबल किस वैल्यू होगा वो नहीं बता रहा हूं, एग्जेम्प्ट सप्लाई बता रहा हूं। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई की जो वैल्यू निकलेगी वो टोटल वैल्यू से माइनस कर लेना, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। लेसर ऑफ द टू, नंबर ए 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर। पूरा जो टूर हो रहा है इंडिया प्लस इंडिया के बाहर, उसका जो टोटल चार्ज है उसका आधा चार्ज मान लिया जाएगा, आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि लेसर ऑफ टू लिखा है, इसका मतलब ये 50% से ज्यादा तो कभी होगा ही नहीं। तो एक ही अमाउंट निकाल लो, दूसरा अमाउंट निकालो। अब अमाउंट कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली और एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर लो, दोनों में से जो लोअर होगा उतना ही आपको एग्जेम्पशन होगा, बाकी का वैल्यू पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब प्रोपोर्शनेट कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली मान लो मैं ही टूर ऑपरेटर हूं, मैं टूर ऑपरेटर हूं, आप फॉरेन टूरिस्ट है, मैं आपको टूर ऑपरेटर सर्विस दे रहा हूं जिसमें इंडिया के में भी टूर हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, और मैं आपसे टोटल चार्ज ले रहा हूं 10 लाख रुपया। अब टोटल चार्ज में प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना है इंडिया के बाहर का टूर का, तो कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज लिख लो इधर, मल्टीप्लाई जितना दिन टूर बाहर किया उसका डेज ऊपर लिख लो, दिमाग लगाओ, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई जितना दिन टूर बाहर हुआ वो ऊपर लिखेंगे ना, क्योंकि हमको एग्जेम्पशन निकालना है, बाहर वाला पोर्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, उसका डेज ऊपर लिख लो उस साइड, और नीचे लिखो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर, टोटल कितने दिन टूर हो रहा है वो नीचे लिख लो। इस फॉर्मूला से जो आएगा वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा, तो ये अमाउंट या 50% ऑफ द टोटल कंसीडरेशन चार्ज विच एवर इज लोअर ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सवाल है डेज का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला में कैसे करना है, ये जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करना है, आओ बताता हूं। कोई भी ड्यूरेशन 12 घंटे से ज्यादा का है तो उसको आप फुल डे कंसीडर कर लेना, और ड्यूरेशन अप टू 12 आवर है, मतलब 12 आवर से कम का है, तब आप हाफ डे कंसीडर करना, मतलब 12 घंटे या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन को वन डे मान लेना, हाफ डे उससे 12 से कम आवर का ड्यूरेशन है तो उसको हाफ डे मान लेना। फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर टूर कर रहे हो आप 4 डेज एंड 9 आवर्स, तो माना जाएगा इंडिया के बाहर 4 एंड हाफ डे का टूर किया। और अगर आप इंडिया के बाहर टूर कर रहे हो 4 डेज एंड 16 आवर्स, तो माना जाएगा आपने इंडिया के बाहर 5 डेज का टूर किया, बस। तो ताकि फॉर्मूला में ऊपर नंबर ऑफ डेज लिखने में आसानी हो। आई होप आप समझ गए। इसके साथ ही हमारा पूरा एग्जेम्पशन का अमेंडमेंट्स खत्म हो गया। अब चाहो तो आप एक बार रिवीजन कर लो फटाफट, मैं नेक्स्ट पार्ट में बढ़ूंगा, छोटा सा पानी वानी पीना तो पी लो। फोकस नेक्स्ट अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं है लेने के लिए अगर वो नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। आपको शायद पहले से पता है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर। आई होप आपको ये अच्छे से पता था, बट इसी में क्या आइटम्स आए नए, फ्लाई एश, ब्लॉक ब्रिक्स, फ्लाई एश विद 90% फ्लाई एश कंटेंट, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स। इन आइटम को अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। एक एग्जांपल दे देता हूं, समझ आ जाएगा। आपको पता होगा आजकल रोड जो बन रही है वो किन पत्थरों से बन रही है, और बिल्डिंग वगैरह भी किन ब्रिक से बन रही है। आजकल ईंट से नहीं बनती है, फ्लाई एश जो होता है उससे जो ब्रिक बनती है उससे बन रही है बिल्डिंग और रोड्स। सर क्या होता है वो, कोयला को जलाने के बाद जो ऐश बचता है उससे बनता है ब्रिक्स। तो आप बस यही समझिए, कंपोजिशन स्कीम उन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिलेगा जो ये आइटम्स मैन्युफैक्चर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट, देखो रजिस्ट्रेशन में आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की क्या क्या लिमिट है। 4 ऐसे स्टेट है जहां 10 लाख की लिमिट है, 6 स्टेट से जहां 20 लाख की लिमिट है। ये तो आपको पता है, नहीं पता तो बेटा आपको पता होना चाहिए, आप अमेंडमेंट लेक्चर कर रहे हो। बाकी बचे स्टेट्स में क्या लिमिट है सर, बताता हूं। बाकी बचे स्टेट में देखो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं, कुछ गुड्स को छोड़कर, जो नीचे कवर्ड अभी बताऊंगा, कुछ गुड्स को छोड़कर अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो तब तो 40 लाख का लिमिट है, और जो कुछ गुड्स में डील करोगे तब आपका 20 लाख का लिमिट है। उसी में अमेंडमेंट है जो मेरे को पढ़ाना है। 20 लाख का लिमिट कहां और अप्लाई करेगा, देखो आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको या मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, इन प्रोडक्ट में 20 लाख का लिमिट है। अगर आप इन प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होने के बाद लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो फ्लाई ऐश वगैरह आइटम्स जो मैंने कंपोजिशन स्कीम में अभी अभी बताया, वही आइटम्स अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट भी 20 लाख का हो गया, नॉट 40 लाख। तो अगर आपका 20 लाख टर्नओवर क्रॉस हुआ अदर स्टेट्स में तो 20 लाख का लिमिट अप्लाई, मतलब 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होने के बाद जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट अपडेट, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन।
आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होता है, तो उसमें दो टाइप का कैंसिलेशन है। एक, मैं अप्लाई करूंगा और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। दूसरा, डिपार्टमेंट सुओ मोटो, प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है कुछ केसेस में। वो केसेस है ये। अब डिपार्टमेंट सामने से जब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं। अगर मैंने रिटर्न नहीं लगाया 3B कंटिन्यूअसली 6 महीना या 2 क्वार्टर तक, तो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, मैंने अपना जीएसटीआर 3B कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक नहीं लगाया, या क्वार्टरली रिटर्न लगा रहा हूं तो 2 क्वार्टर तक नहीं लगाया, कंटिन्यूअसली है वर्ड, फोकस करना, तब मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, उसके पास पावर है। नेक्स्ट, अगर कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर अपना रिटर्न फर्निश नहीं किए कोई पर्टिकुलर ईयर का 3 मंथ फ्रॉम इट्स ड्यू डेट, अच्छा आपको वैसे तो पता है कि नॉर्मली एक्सटेंड हो जाए तो बात अलग है, नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम वालों का रिटर्न लगता है ईयरली, वो ईयरली रिटर्न लगाने का ड्यू डेट है 30 अप्रैल करेंट फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल तक आपका रिटर्न लग जाना चाहिए, मतलब ईयर एंड के बाद 30 दिन में। तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए ये लिमिट है। अगर कंपोजिशन वालों ने 30 दिन में भी नहीं लगाया, ड्यू डेट तक भी नहीं लगाया, तो ड्यू डेट से 3 महीना और दे दिया लो ने, और 3 महीना वेट करेगा। अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल ड्यू डेट है 30 अप्रैल, तो मान लो एक्सटेंड नहीं हुई, तो उसके बाद क्या क्या आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, जुलाई तक भी अगर आपने कंपोजिशन वालों ने अपना रिटर्न नहीं लगाया ईयरली, तब लॉ कहता है इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो वो जो 3 मंथ है वो मैक्सिमम लास्ट कब तक है, 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है। मतलब इन शॉर्ट कंपोजिशन स्कीम वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न लगाना होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आगे बस इतना ही है, इसमें अमेंडमेंट और कुछ नहीं है, और पॉइंट्स लिखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन या रिवोक के अंदर भी एक अमेंडमेंट आओ बताता हूं क्या। आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है वो रिवोक माना जाएगा 2 केसेस में। पहला केस आपका पढ़ा हुआ होगा, फिर भी बता देता हूं, जैसे ही आपका कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स खत्म माना जाएगा, सस्पेंशन हट गया। अब आप बताओ, कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा या रजिस्ट्रेशन रह जाएगा, कोई एक होगा, यस और नो। बट अगर कुछ भी हुआ, मान लो रजिस्ट्रेशन रह गया तो भी सस्पेंशन का जरूरत है, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उस कैंसिल के बाद सस्पेंड कैसे होगा कोई चीज, तो सस्पेंशन अपने आप हट जाता है। उसी में एक और केस आ गया कि कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड डीम रिवोक माना जाएगा, अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल पेंडिंग रिटर्न वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिटर्न फाइलिंग एंड द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड बाय द पीओ। हुआ क्या, आप अपने अभी ऊपर पढ़ाया, आप अपने रिटर्न्स अगर टाइमली नहीं लगाते तो प्रॉपर ऑफिसर वेट करता है कुछ टाइम तक, जो ऊपर मैंने बताया, उस तक भी अगर आपके रिटर्न नहीं लगते तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। और मान लो आपने नहीं लगाया रिटर्न्स, तो प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन स्टार्ट किया, उसके अंदर पहले वो आपका रजिस्ट्रेशन को करेगा सस्पेंड, कैंसिल काम करेगा, उसके बाद कैंसिल होता है, बट पहले करता है वो सस्पेंड। अगर आपका ये सस्पेंड को आपको हटवाना है कि ये सस्पेंड हट जाए, तो लॉ कहता है आप अपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स लगा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन शॉर्ट, प्रॉपर ऑफिसर ने रिटर्न्स नहीं लगने के रीजन से अगर मेरा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया है, तो मेरा काम है मैं फटाफट अपने रिटर्न लगा दूं, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हट जाए। यही अमेंडमेंट है, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, कुछ इसमें एकदम छोटे छोटे अमेंडमेंट है, मतलब हार्डली मेहनत है। देखो, आपको आईटीसी लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, कंडीशंस है, वो बहुत सारी पड़ी हुई है पहले से। जैसे पहले से आपके पास पोजीशन होना चाहिए ई इनवॉइस विद आईआरएन का, जहां जहां ई इनवॉइस अप्लाई करता है, अदरवाइज टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास अगर आपको आईटीसी चाहिए तो। एक बात बताओ, आईटीसी बिना इनवॉइस नहीं मिलता, तो अगर ई इनवॉइस किसी सप्लायर ने आप पर इश्यू किया तो फिर आपके पास ई इनवॉइस जिसमें आईआरएन होना चाहिए, वो वाला इनवॉइस होगा, तभी आपको आईटीसी मिलेगा। तो यहां पर एक छोटा चेंज था। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सप्लायर इनवॉइस या डेबिट नोट। अच्छा, एक बात बताओ, आप जिस सप्लायर से माल खरीदते हो उसकी डिटेल has been furnished by the supplier in the statement of outward supply GSTR1 या IFF by the due date। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके सप्लायर ने अपना GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से डिटेल फर्निश नहीं की है, तो मेरा आईटीसी मर जाएगा, मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप GSTR1 नहीं लगाओगे तो मेरा आईटीसी रुक जाएगा, तब तक नहीं मिलेगा, बस यही कह रहा है लोग। तो आई थिंक आपको ये पहले से पता है। पॉइंट नंबर ई आप जस्ट रीड कर लो खुद से, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ आफ्टर अवेलिंग आईटीसी, मतलब आपने, अच्छा आपको शायद ये प्रोविजन के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। आई थिंक आपको पहले से लॉ में पता होगा, एक चीज था कि अगर आप किसी सप्लायर से माल खरीदते हो तो सप्लायर को उस माल का पैसा विद जीएसटी
180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस पे कर देना चाहिए। अगर नहीं पे करोगे तो जिस मंथ में वो पीरियड एक्सपायर होगा उसके अगले पीरियड का जो आपका रिटर्न होगा उसमें उस सप्लाई पर जो आपने आईटीसी लिया था उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये प्रोविजन पहले से पता, और अगर नहीं पता तो बेटा क्या बोलूं, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। चलिए, इफ आफ्टर अवेलिंग आईटीसी, मान लो आपने एक सप्लायर के इनवॉइस पर आईटीसी ले लिया था, सच पर्सन फेल्स टू पे टू द सप्लायर, बट आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर अंदर, तब ही शेल पे एन अमाउंट, देखना आप क्या लिखा हुआ, इक्विवेलेंट टू द आईटीसी अवेल्ड, जितना आईटीसी आपने लिया था वो पूरा अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50, वो इंटरेस्ट का प्रोविजन आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्लियर होगा इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। अच्छा, आपको आईटीसी का अमाउंट को पे करना है साथ में इंटरेस्ट के अपने 3B रिटर्न में फॉर द टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड में, इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज। एग्जांपल दिया मैंने, अगर 180 डेज मान लो जुलाई में एक्सपायर हो रहा है, 5 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है, तो आपको जो अमाउंट है शैल बी पेड, कौन सा अमाउंट, जो आपने आईटीसी लिया था, आईटीसी अवेल्ड अमाउंट, तो जो अमाउंट आपने आईटीसी अवेल किया था वो आपको पे करना होगा अपने 3B रिटर्न में। कौन सा महीना का रिटर्न, अगर जुलाई में आपका 180 दिन एक्सपायर हुआ तो अगस्त मंथ का रिटर्न जो फाइल होगा आपका सितंबर में, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जितना आपने आईटीसी ले लिया था वो ऐड करके पे कर दो विथ इंटरेस्ट। तो ये प्रोविजन को लॉ ने अब थोड़ा चेंजेस कर दिया। मैंने जो पढ़ाया वो अमेंडेड पढ़ाया, पुराना मैंने आपको बताया भी नहीं, सीधा अमेंडेड पढ़ लो। सर एक बार और बोल दीजिए। चलो बोलता हूं, मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट है, मैंने आपको माल दिया और बिल में जीएसटी भी चार्ज किया था, लेकिन आपने मुझे 180 दिन में पेमेंट नहीं किया मेरे सप्लाई का विद टैक्स। अब क्या होगा, अब लॉ कहता है जैसे ही 180 दिन एक्सपायर होता है आपका ड्यूटी बनता है, जिस दिन 180 दिन एक्सपायर हुआ पता करो वो कौन सा मंथ है, उसका अगला महीना का जब आप रिटर्न लगाओगे उसमें जितना आपने आईटीसी मेरे बिल पर लिया था वो अमाउंट आपको पे करना होगा विद इंटरेस्ट। दैट्स ऑल, इतना ही प्रोविजन। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझा है। सर पहले से यही प्रोविजन था बेटा, इसमें कुछ वर्ड से जो मैंने रेड किया आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो चेंजेस हुआ है। पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपने सप्लायर को हाफ पेमेंट भी किया है ना तो जो आईटीसी आपने लिया वो पूरा आईटीसी रिवर्स होगा विद इंटरेस्ट। इसलिए मैंने हाईलाइट किया था अमाउंट इक्विवेलेंट टू द आईटीसी अवेल्ड आपको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। देख लो, आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनवॉइसेस डेबिट नोट पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर। कोई इनवॉइस डेबिट नोट इस साल इश्यू है तो उसका आईटीसी मैक्सिमम मैं कब तक ले सकता हूं, तो आपको पता होगा पहले यहाँ था ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अब वो सब हट गया। अब 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और बेटा देखना ध्यान से, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब शॉर्ट में आपको ये पहले से पता है, हर जगह पहले सितंबर मंथ रिटर्न था, रिटर्न का डेट या ड्यू डेट था पहले, अब वहां पर हो गया 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए ना 2022-23 ले लो, 22-23 का कोई भी बिल का या कोई भी टैक्स इनवॉइस का या कोई भी आपका डेबिट नोट का आपने आईटीसी नहीं लिया है 22-23 में, तो 22-23 का आईटीसी मैक्सिमम आप नवंबर तक ले सकते हैं, मतलब 30/11/2023। और या एनुअल रिटर्न जब फाइल हुआ तो वो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट लिखनी होगी आपको, दोनों में से जो अर्लियर होगी, बस तब तक ही आप आईटीसी ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। बस इतना ही है, सिंपल एज दैट। चाहो तो एक बार आप यहां तक पढ़ लो। अमेंडमेंट में नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर। इसके अंदर आप ई कैश लेजर में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट है। सर क्यों डिपॉजिट करते हैं, जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, तो अब आप ई कैश लेजर में आईएमपीएस या यूपीआई के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं और फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं, जीएसटी का। आगे बढ़ता हूं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन ई कैश लेजर। अच्छा, आपके ई कैश लेजर में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में, एसजीएसटी या यूजीएसटी एक्ट में, आपका रजिस्ट्रेशन एसजी में है या यूटी में है वो देखना होगा। और लास्ट सेस, जो कंपेंसेशन सेस है, ये 4 मेजर हेड है, इनके अंदर के अमाउंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो 4 मेजर हेड मैंने बताया, इन सब के अंदर 5-5 माइनर हेड है। टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर्स, सब में है ये। अच्छा, तो ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन का प्रोविजन क्या है, देखो इसमें एक पार्ट है जो पहले से ही मौजूद है लॉ में, जो आपको शायद पता भी है। सर कोई भी मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में पैसा ट्रांसफर हो सकता है और कोई भी माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में या मेजर हेड में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी हेड का पैसा किसी भी हेड में ट्रांसफर हो सकता है, चाहे मेजर हेड वाइज चाहे माइनर हेड वाइज। लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जैसे पैसा ट्रांसफर करना कर सकते हैं एक हेड से दूसरे हेड में। ये आई थिंक आपको पहले से पता है। इसमें अलग क्या है वो पार्ट है ये अमेंडमेंट।
एनी अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर अंडर द सीजीएसटी एक्ट, आपका सीजीएसटी अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कैन बी ट्रांसफर टू द ई कैश लेजर फॉर सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन प्रोवाइडेड द ट्रांसफर डज नॉट हैव एनी अनपेड लायबिलिटी इन हिज ई लायबिलिटी लेजर। आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा। सर थोड़ा बहुत आया, पूरा नहीं आया। चलो बताता हूं। मेरा 3 ब्रांचेज है, मान लीजिए एक मुंबई में है महाराष्ट्र, एक दिल्ली में है और एक मान लीजिए आसाम में है। 3 मेरे ब्रांचेज है। मेरे 3 ब्रांचेस का मतलब मेरा एक ही पेन के अंडर 3 ब्रांच है, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट पर्संस है। अब समझना, आसाम के ब्रांच में ई कैश लेजर के अंदर सीजीएसटी हेड में पैसा पड़ा हुआ मेरे पास। अब मुझे ये अमाउंट ट्रांसफर करना है मेरे मुंबई वाले ब्रांच में, तो लॉ अब परमिशन दे रहा है मैं अपने सीजीएसटी का जो पैसा मेरे आसाम ब्रांच में पड़ा हुआ इसको मैं मुंबई का सीजीएसटी अकाउंट में या आईजीएसटी अकाउंट में पैसा डाल सकता हूं। अब मुझे ये परमिशन है। क्यों? देखो, आप मेरे ब्रांचेस को टैक्स देना होता है अलग अलग। आपको पता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो अलग अलग ही रिटर्न जाएंगे, अलग अलग ही टैक्स जाएगा। बट एक ब्रांच में सरप्लस ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, दूसरे ब्रांच में पैसा नहीं है। अब जरूरी नहीं है बैंक में एनी टाइम पैसा रहे, तो उस केस में लॉ ने परमिशन दिया कि आपका इस ब्रांच में भी अगर ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ तो आप उसमें डाल दो और आराम से टैक्स का पेमेंट करो। तो ये परमिशन लॉ ने दे दी है। लेकिन एक कंडीशन ये रहेगा कि जो ट्रांसफरर ब्रांच है, ऑब्वियसली अभी मैंने मेरे एग्जांपल में आसाम का ब्रांच था, उसका कोई अनपेड लायबिलिटी खुद का नहीं होना चाहिए। मतलब खुद का होस्ट नहीं है, दूसरों को क्या संभालोगे, ये वाली बात है। खुद को पहले संभालो फिर दूसरों को भी संभालना अलाउड है लॉ में। बस इतना ही, आई थिंक आप समझ गए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये तो आपको पहले से ही पता है सर, लगते आ रहा है। उसका एक पार्ट तो पहले से ही क्लियर आपको। आइए नया पार्ट, अपडेट पार्ट क्या है। 18% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इसका मतलब आईटीसी गलत अवेल किया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितना गलत अवेल करने के बाद जिसमें से यूटिलाइज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट लगना चालू होगा। मतलब शॉर्ट में बोले तो कोई इनवॉइस पर कोई अमाउंट आईटीसी का अमाउंट था जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, क्रेडिट मान लो ब्लॉक है, फिर भी आपने उसका आईटीसी ले लिया अपने एक क्रेडिट लेजर में, तो आपको उस आईटीसी अमाउंट को जब आप यूटिलाइज करोगे, अवेल किया उस दिन ही, जब आप यूटिलाइज करोगे या जैसे जैसे यूटिलाइज करोगे वैसे वैसे जितना जितना अमाउंट यूटिलाइज होगा उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। सर इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा? देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 चीज हमेशा चाहिए, रेट, पीरियड, अमाउंट। रेट आपको पता है 18% पर एनम, अभी अभी बताया। पीरियड अमाउंट बताते हैं, आपको क्लियर है। पहले अमाउंट बता देता हूं, आइए देखते हैं। अमाउंट, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? जब आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस नीचे चला जाएगा, जितना आपने आईटीसी गलत अवेल किया उससे, तो उसमें से जितना अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से, जैसे जैसे यूटिलाइज हो रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट लगेगा। सर नहीं समझ आया प्रॉपरली, अब समझ आएगा। इसको मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा, फॉर्मूला से भी बताऊंगा। एक फॉर्मूला बन जाता है यहां पर, आईटीसी जितना आपने रॉन्ग अवेल कर रखा है वो अमाउंट, उसमें से अगर पहले से ही कुछ अमाउंट यूटिलाइज हो गया है पहले कभी भी, वो लेस कर लो। नहीं यूटिलाइज हुआ तो कुछ नहीं करना। अगर ऑलरेडी किसी मंथ में, जैसे फॉर एग्जांपल फेब मंथ में कोई गलत आईटीसी आपने लिया और आपने मार्च गया, मान लो अप्रैल मंथ में आपने उसमें से कुछ अमाउंट गलत आईटीसी जो अवेल किया था उसमें से कुछ अमाउंट अप्रैल मंथ में यूटिलाइज किया, कुछ अमाउंट, पूरा नहीं कुछ अमाउंट, और मई मंथ में बाकी का अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ मई मंथ में जब आप अमाउंट निकालोगे तब टोटल जो आपने अवेल किया था गलत, उसमें से जितना अमाउंट अप्रैल में यूटिलाइज हो गया वो हटा लो, बचा हुआ मई मंथ में यूटिलाइज हुआ, तो मई मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना अमाउंट मई मंथ में यूटिलाइज हुआ वो अमाउंट ले लेना। तो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड माइनस ऑलरेडी यूटिलाइज इफ एनी, अगर ऑलरेडी, अभी एग्जांपल दूंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, माइनस बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर। आपके ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो भी हटा लो इसमें से, आपको पता चल जाएगा किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। सर कुछ भी नहीं समझ आया, आइए फिर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 100% क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। आपका ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस है, देखिए सर कितना, 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। सर फाइन, कोई इश्यू नहीं है। आगे देखो मार्च मंथ में, मार्च मंथ में मान लीजिए आपका 6 लाख का आईटीसी आया जो आप ई क्रेडिट लेजर में ले रहे हैं। ये देखो ई क्रेडिट लेजर में ले रहे हैं 6 लाख का आईटीसी। मार्च मंथ में देखो आप ई क्रेडिट लेजर में 6 लाख का आईटीसी लिया जिसमें से 4 लाख इनएलिजिबल है, कोई बात नहीं, लेकिन लिया तो 6 लाख है। सर ठीक है, मार्च मंथ का टैक्स लायबिलिटी है 3 लाख का, तो बताइए मार्च मंथ में टैक्स पेमेंट के बाद आपका आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? सर ओपनिंग 5 था प्लस 6 लाख का और आईटीसी आया, तो 5 और 6 कितना हो गया? 11, उसमें से 3 लाख का टैक्स लायबिलिटी है, माइनस कर लो तो आता है 8 लाख।
8 लाख रुपए का आपका आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसमें 4 लाख इनएलिजिबल है, बट अभी भी 8 लाख 4 लाख से ज्यादा है। इट मींस अभी तक वो 4 लाख का जो गलत आईटीसी अवेल किया वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। सर ठीक है, यहां तक समझा। अप्रैल मंथ में आइए, अप्रैल मंथ में देखो आपको और 2 लाख का आईटीसी मिला है, तो 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस है प्लस 2 लाख, कितना हो गया 10 लाख, और आपने टैक्स लायबिलिटी आई आपकी 4 लाख की, तब अप्रैल मंथ में कितना हुआ सर 6 लाख का आईटीसी अभी भी बचा है, बट मेक श्योर जिसमें 4 लाख वो आईटीसी है जो आपका इनएलिजिबल है। सर ठीक है, ये समझ गया, 6 लाख का है बट आईटीसी बैलेंस, इसका मतलब अभी भी वो 4 लाख को हमने छुआ भी नहीं है। वो तो पढ़ा ही है ना, 6 लाख इंक्लूसिव वो 4 लाख होता है। आगे बढ़ते हैं, 4 लाख उस 6 लाख में इंक्लूडेड है। मई मंथ में आइए, अब 2.5 लाख का और आईटीसी आया, 6 लाख पहले से था, तो 6 प्लस 2.5 कितना हो गया सर 8.5। ठीक है, आपके पास आईटीसी बैलेंस है 8.5। मई मंथ का आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है 5 लाख, तो 8.5 से 5 लाख माइनस करो, आता 3.5 का आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस। रुक जाओ, अब आप मुझे खुद बता दीजिए क्या उस 4 लाख में से 50,000 यूज हो गया है? यस सर, क्योंकि 3.5 लाख का आईटीसी है, इसका मतलब जो गलत आईटीसी अवेल कर रखा है उसमें से कुछ अमाउंट यूटिलाइज पहली बार हुआ है 50,000 का। तो यस, मई मंथ में जब आप रिटर्न लगाओगे तब आप ये जो आप जब रिटर्न लगाओगे तब ऑब्वियसली ये 5 लाख का टैक्स पेमेंट करने के लिए आईटीसी यूज करोगे, 5 लाख का आईटीसी यूज करोगे आप, उसमें जो 50,000 का आईटीसी चला गया वो गलत है, वो आपको लेना नहीं चाहिए था। तो वो 50,000 है अमाउंट जिस पर आपको इंटरेस्ट देना है। अभी तक 50,000 पे इंटरेस्ट देना है। सर मान लो मई मंथ का रिटर्न आपका लगा है, मई मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट एक बार के लिए ले लो 20 जून को, तो माना जाएगा 20 जून को आपने 50,000 यूटिलाइज कर लिया, मिस यूटिलाइज लिख देता हूं एक बार, जो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। आपने 50,000 का अमाउंट 20 जून को यूटिलाइज किया, ड्यू डेट के दिन ही रिटर्न लगा, एक बार मान लीजिए, बाद में बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। तो ड्यू डेट के दिन रिटर्न लगा, जिस दिन 50,000 जो आपने आईटीसी अवेल नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, तो मिस यूटिलाइज किया, 20 तारीख को आपने 50,000 का आईटीसी। आई थिंक इतना समझ गया। यस सर, इतना समझ गया। अब मानिए आगे जून मंथ का आपका और आईटीसी आया 2 लाख का, ऑलरेडी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था 3.5 लाख का, तो 3.5 और 2 कितना होता है सर 4.5 5.5 लाख। अच्छा, जून मंथ में आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 7 लाख का, समझ रहे हो, तो 7 लाख का। तो अभी आप बताइए 7 लाख का टैक्स पेमेंट करने के लिए मान लीजिए आपने गलती से पूरा आईटीसी जो 3.5 लाख का है वो लेस कर लिया, और 2 लाख मतलब 5.5 लाख का पूरा आईटीसी लेस कर लिया, और 1.5 लाख बचा वो कैश में दे दिया, ई कैश में दे दिया। ठीक है, अब आप बताइए आईटीसी का बैलेंस कितना हो गया, नील, क्योंकि पूरा आईटीसी तो यहीं यूज हो गया। इसका मतलब ये 3.5 लाख का जो आईटीसी है जून मंथ में मान लो रिटर्न लगा आपका 28 जुलाई को, और आपने 3.5 लाख का भी आईटीसी को मिस यूटिलाइज कर लिया, मतलब यूटिलाइज कर लिया बोलूंगा, बस मिस वर्ड इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको इजी लगे, जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। ये यूटिलाइज किया 3.5 लाख 20 जुलाई को। आई होप आपको समझ गया कि हम कैसे गलत अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं। जो आईटीसी अवेल किया था आपने 4 लाख का, किस मंथ में, देखो मार्च मंथ में। यूटिलाइज कब हुआ, 50,000 यूटिलाइज हुआ 20 जून को, बाकी का 3.5 लाख यूटिलाइज हुआ 20 जुलाई को। तो 20 जून या 20 जुलाई, 50,000 के लिए 20 जून और 3.5 लाख के लिए 20 जुलाई इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। आई थिंक आपको अमाउंट निकालना अब आ गया, बस ऐसे ही निकलता अमाउंट, तो इतना कुछ नहीं था। सर अब पीरियड भी बता दीजिए। आओ अब पीरियड बताते हैं, आई होप आपको पूरा समझ आए। देखो सर, इंटरेस्ट किस पीरियड का लगेगा, अमाउंट निकालना सीख गए, पीरियड बताइए। यूटिलाइजेशन डेट से लेकर टिल एंड डेट बता रहा हूं अब मैं। यूटिलाइजेशन डेट का मतलब स्टार्ट डेट, जिस दिन आपने आईटीसी गलत यूटिलाइज किया वहां से लेकर टिल डेट ऑफ रिवर्सल तक। एंड डेट क्या है, रिवर्सल डेट या पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब ये हुआ जो आईटीसी आपने गलत यूटिलाइज किया है, जिस दिन किया वहां से इंटरेस्ट लगना चालू होगा, और कब तक लगेगा, जब तक आप वो अमाउंट वापस गवर्नमेंट को नहीं दे देते। कैसे दोगे, या तो रिवर्स करके दे दो या पेमेंट करके दे दो, जब तक नहीं दे देते तब तक इंटरेस्ट लगेगा। सर पीरियड तो बहुत इजी है, समझ आ गया, नहीं। यूटिलाइजेशन डेट में भी लॉ ने एक क्लैरिफिकेशन डाला, यहां पर आइए बताता हूं किस दिन स्टार्ट डेट मानी जाएगी। यूटिलाइजेशन डेट मतलब स्टार्ट डेट किस दिन होगा, आइए बताता हूं। वेयर आईटीसी इज यूटिलाइज व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू अ रिटर्न। किसी रिटर्न को लगाते वक्त आपने टैक्स का पेमेंट किया था और वहां आईटीसी यूज किया है, जो नहीं करना चाहिए था। हमारे अभी अभी एग्जांपल मैंने बताया, उसमें याद है आपको, पहले 50,000 वाला आईटीसी गलत यूटिलाइज हुआ था, कौन से मंथ में,
मई मंथ का जब 20 जून को रिटर्न लग रहा था तब, यस और नो? फिर वही बात, मई मंथ का हमने रिटर्न कब लगाया? जून में। तो जून में हमने पहली बार 50,000 का जो आईटीसीएम को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया, तो उस 50,000 पे इंटरेस्ट कितनी तारीख से लगेगा? यही तो बताना। स्टार्ट डेट देखो क्या कहता है लो, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, मई मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए मैंने 20 जून का डेट लिया था। 20 जून ड्यू डेट था और 20 ही जून को फाइल किया, तब तो 20 जून से इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपका, फिर से सुनना, अगर आपने रिटर्न 18 जून को लगा दिया होता तब अर्लियर डेट कौन सी होती? 18 जून, तो इंटरेस्ट 18 जून से लगता। और अगर आपने रिटर्न 22 जून 22 जून को लगाया होता मई मंथ का, तब आपका इंटरेस्ट 20 जून से ही लगता। क्यों लगता सर? क्योंकि विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी कोई रिटर्न लगाते वक्त टैक्स का पेमेंट किया और उस पेमेंट को करने के लिए आप जो गलत आईटीसी अवेल किया उसको यूटिलाइज करोगे। जैसे 50,000 मई मंथ का रिटर्न लगाते वक्त यूटिलाइज हुआ, कब यूटिलाइज हुआ? 20 जून को हुआ, और रिटर्न का ड्यू डेट क्या? 20 जून, तब तो यहां अर्लियर 20 जून ही आएगा। लेकिन अगर आगे पीछे होगा तो जो डेट अर्लियर होगी उस दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। कब तक लगेगा? जब तक आप रिवर्सल नहीं कर देते या गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर देते तब तक लगेगा। आई होप अब आपको पूरी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और केस का, वेयर सच आईटीसी इज यूटिलाइज व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन अदर केसेस। सर अदर केसेस में कब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं? देखो समझना बात को, आप, एक होता है रिटर्न लगाकर टैक्स का पेमेंट करते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड आती है और हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो जब डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड आएगी और हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, तब यूटिलाइजेशन डेट क्या होगी? तब एक्चुअल यूटिलाइजेशन डेट ही है। तब ये ज्यादा आंसर इजी है। देखो, डेट ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर, आप टैक्स पेमेंट करने के लिए ई क्रेडिट लेजर में डेबिट मारते हैं और इधर टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसी दिन मान लिया जाएगा यूटिलाइजेशन डेट। तो इट्स एज सिंपल एज डेट। ये स्टार्ट डेट है इंटरेस्ट का, और कब तक लगेगा इंटरेस्ट? जब तक आप गवर्नमेंट को जितना यूटिलाइज किया आपने गलत आईटीसी, वहां से कब तक लगेगा इंटरेस्ट? जब तक आप वो अमाउंट गवर्नमेंट को रिवर्स ना कर दो या पे ना कर दो। सर आपने रेट बता दिया, पीरियड बता दिया, अमाउंट भी सिखा दिया। अमाउंट तो विद एग्जांपल सिखाया है, हमको पूरा समझ आ गया। फिर भी मैं आपको इसका क्रक्स दिखाना चाहूंगा, एक बार देखो। ये देखो, देखिए क्या है। अगर आपने रॉन्ग आईटीसी यूटिलाइज किया व्हाइल मेकिंग पेमेंट, ध्यान दो, आप कोई रिटर्न लगाते वक्त गलत आईटीसी को यूज करके टैक्स का पेमेंट किया है, तब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सर 18% पर एनम की रेट मल्टीप्लाई, ठीक है सर, मल्टीप्लाई पीरियड और अमाउंट, ठीक है। पीरियड लेते हैं पहले, यूटिलाइजेशन डेट से लेकर टिल पेमेंट डेट, पेमेंट डेट या रिवर्सल डेट, ये पीरियड है इंटरेस्ट का। अब सर वो यूटिलाइजेशन डेट क्या होगी? अर्लियर ऑफ रिटर्न ड्यू डेट और रिटर्न फाइलिंग डेट, ये हो गई यूटिलाइजेशन डेट। और कब तक लगेगा इंटरेस्ट? टिल पेमेंट या रिवर्सल डेट। क्वेश्चन देगा ये डेटा आपको, बस उस पीरियड का आप पीरियड लिख देना है। अब मल्टीप्लाई अमाउंट, अमाउंट निकालना मैंने पहले ही सिखा दिया, तो अब ये ज्ञान जो मैंने यहां लिखा है ये आपको खुद से लिख के रखना है, तो एक बार लिख लो, पॉज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वही अमाउंट है जो मैंने नीचे सिखाया आपको। पहले 50,000 निकाला था, फिर हमने 3.5 लाख निकाला था, वही अमाउंट है। कैसे निकलता आपको पूरा एग्जाम्पल में समझा चुका, पीरियड बता दिया। पॉज कर लो यहां पर, अगर आपको लिखना है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो चलिए दूसरा पार्ट। वेयर रॉन्ग आईटीसी आप जो यूटिलाइज कर रहे हो वो क्या कब कर रहे हो? व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन अदर केसेस, मतलब रिटर्न के अलावा कभी टैक्स का पेमेंट करोगे और आपने गलत आईटीसी यूटिलाइज किया, तब आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? वही 18% पर एनम का रेट मल्टीप्लाई यूटिलाइजेशन डेट से पेमेंट डेट तक का या रिवर्सल डेट तक का इंटरेस्ट रहेगा। सर यूटिलाइजेशन डेट किस दिन होगी? जिस दिन आप ई क्रेडिट लेजर में डेबिट करोगे व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जिस दिन आपने ई क्रेडिट लेजर में डेबिट किया उस दिन से यूटिलाइजेशन डेट मानी जाएगी, और पेमेंट या रिवर्सल डेट जो आपका होगा, मतलब गवर्नमेंट को जो मिस यूटिलाइज किया वो वापस जब पे करोगे या रिवर्स करोगे तब तक इंटरेस्ट लगते चले जाएगा। मल्टीप्लाई अमाउंट जो पहले ही बता चुका हूं। बस ऐसे इंटरेस्ट निकलता है। आप चाहो तो इसको भी लिखकर रख सकते हो, 2 मिनट लो, लिख लो, चाहो तो कोई इश्यू नहीं। इतना हेवी मत लीजिए, मैं रियलिटी में बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल है। मैं अब एकदम इजी से एक बार और बताऊंगा, आप सुन लो। देखो सर, अगर हमने कोई बिल पर हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी ले लिया, तो जितना अमाउंट हमने गलत आईटीसी लिया वो माना जाएगा मिस यूटिलाइज अमाउंट, शॉर्ट में बोले तो। और जिस दिन हम उसको मिस यूटिलाइज करेंगे उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा। पीरियड निकालेंगे और अमाउंट निकालेंगे और रेट निकालेंगे। आओ बताता हूं कैसे। रेट तो 18% पर एनम निकल गया। सर पीरियड और अमाउंट निकलवा दीजिए। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। आपका
जितना अमाउंट आपने गलत आईटीसी अवेल कर रखा है वो आपके ई क्रेडिट लेजर बैलेंस में शो होगा। जिस दिन आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस उस अवेल्ड अमाउंट से नीचे चला जाएगा, तो जितना से नीचे गया है समझ जाना उतना अमाउंट यूटिलाइज पहली बार हो चुका है, तो वो अमाउंट निकल गया। और फ्यूचर में अगर वो अमाउंट और नीचे चला जाता तो बचा हुआ अमाउंट भी मिसयूटिलाइज हो गया है, ये मान लेना, तो वो अमाउंट भी निकल गया। सर ठीक है, हमको एकदम से एग्जांपल माइंड में आ रहा है, फाइन, बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई रेट पीरियड, अब क्या पीरियड लगेगा? देखो, यूटिलाइजेशन डेट से लेकर गवर्नमेंट को जब आप रीपे नहीं कर देते, पेमेंट डेट या रिवर्सल नहीं कर देते, तब तक इंटरेस्ट लगेगा। पीरियड भी समझ आ गया, यूटिलाइजेशन डेट से रीपे या रिवर्सल डेट ऐसे बोल लो। सर ठीक है, इंटरेस्ट का पीरियड समझ गया। अब यूटिलाइजेशन डेट क्या होगी? देखो, दो अलग अलग केस है। अगर आप गवर्नमेंट को रिटर्न से पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का और उसमें आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है जो गलत वाला है, तब इंटरेस्ट किस पीरियड का लगेगा? जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया वो डेट, या फिर जिस दिन रिटर्न का ड्यू डेट है, जो अर्लियर डेट होगा माना जाएगा यूटिलाइज उस दिन हुआ, और वहां से लेकर जब तक आप गवर्नमेंट को रीपे नहीं कर देते तब तक का पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन एक और केस है, वहां पर पीरियड डिफरेंट है। सर कब? अगर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट अदर केसेस में करें। सर अदर केसेस का मतलब रिटर्न के थ्रू नहीं करें टैक्स का पेमेंट, कोई डिमांड आई और आप टैक्स का पेमेंट करें, उस केस में आपका इंटरेस्ट का पीरियड क्या होगा? यूटिलाइजेशन डेट से लेकर रीपे डेट या रिवर्सल डेट वही रहेगा। लेकिन यूटिलाइजेशन डेट क्या होगी? जिस दिन आप ई क्रेडिट लेजर में डेबिट किया पेमेंट करने के लिए, वो डेट से लेकर जिस दिन आप गवर्नमेंट को रीपे या रिवर्सल करते हो आईटीसी का अमाउंट को, उस दिन तक का पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। और मल्टीप्लाई अमाउंट आपको पहले ही सिखा चुका हूं, बस इतना ही है। सर एक बार और रिवाइज करा दीजिए। अरे पीछे जाके सुन लो वापस, चलो बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीसरी बार बोलो, नहीं तो जल्दी से मैं इतनी बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्लास में, फिर भी कर रहा हूं। सुनो, 18% मल्टीप्लाई आईटीसी जो आपने गलत अवेल कर रखा है, वो जिस दिन आपका जितना अमाउंट गलत अवेल करेगा, जिस दिन आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस उससे नीचे चला जाए, समझ जाना गलत आईटीसी जो अवेल किया था वो यूटिलाइज होना शुरू हो गया है। जितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ है उतना अमाउंट पर अब इंटरेस्ट लगेगा, पीरियड बाद में बताता हूं। और सर अमाउंट निकालने का एक और आगे मतलब फ्यूचर पीरियड में अगर वो मिस यूटिलाइज अमाउंट मतलब जो अवेल नहीं करना चाहिए था वो अमाउंट और यूटिलाइज हुआ, तो फिर बचे हुए अमाउंट पे भी इंटरेस्ट आने वाले पीरियड में लगेगा जब वो यूटिलाइज होगा। आई होप आप एग्जांपल को रिलेट कर पा रहे हो फिगर्स के साथ। चाहो तो इस एग्जांपल को एक बार और लिख लो, देख लो। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, पॉज करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एग्जांपल को अपनी लैंग्वेज में। मैंने तो समझाने के लिए दिया है, आई होप ये बिना बोले ही समझ आ जाता है ये एग्जांपल। सर अब पीरियड बता दीजिए। देखो पीरियड बताता हूं इंटरेस्ट का, जिस दिन आपका यूटिलाइज हुआ उस दिन से लेकर गवर्नमेंट को जब तक आप रीपे नहीं कर देते तब तक का पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। रीपे करने का दो तरीका, या तो गवर्नमेंट को पे कर दो या रिवर्स कर दो आईटीसी, इतना तो इजी कर दिया। ठीक है सर, अब यूटिलाइजेशन डेट क्या होगी? अगर आप गलत आईटीसी यूटिलाइज करके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर रहे हो थ्रू अ रिटर्न, तब यूटिलाइजेशन डेट होगी रिटर्न ड्यू डेट या रिटर्न फाइलिंग डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। और सर अदर केसेस में टैक्स का पेमेंट किया आईटीसी को यूटिलाइज करके, तब उस केस में जिस दिन आप ई क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे वहां से इंटरेस्ट लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक आप गवर्नमेंट को रीपे नहीं कर देते। फिर कह रहा हूं, रीपे करने का दो तरीका, या तो रिवर्स कर दो अपने आईटीसी को, या फिर आप अपना ई कैश लेजर के थ्रू पेमेंट कर दो, मतलब पेमेंट डेट। चलो, और इसको लिखना है तो एक बार और बोल रहा हूं, लिख लो। ये पार्ट ओवर है, अब मैं सीधा आगे बढ़ूंगा। बहुत टाइम लिया इसको समझाने के लिए, आप 100% क्लियर रहोगे, मेरा ये एडवाइस रहेगा इस टॉपिक पे एटलीस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यहां पर आपको सवाल है कि पहले आपको शायद पता हो कि टाइम लिमिट क्या था क्रेडिट नोट की डिटेल डालने का। मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई भी मंथ का क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है लेकिन उसकी रिटर्न में डिटेल नहीं गई है, तो वो मैक्सिमम कब तक जा सकती है? नेक्स्ट ईयर। सर लास्ट कब तक? सितंबर मंथ का रिटर्न या एनुअल रिटर्न का डेट फाइलिंग, व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले ऐसा था, अभी याद ही नहीं रखना ये सब। अभी एक ही चीज याद रखना, 30th नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। जिस साल सप्लाई हुआ उसका अगला साल, ध्यान से सुना, जिस साल ओरिजिनल सप्लाई हुई है उसका अगले साल का 30 नवंबर तक आप रिटर्न्स में डिटेल डाल सकते हैं, या डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। आपको पहले से ही पता था, मतलब एग्जैक्टली मैं जो आईटीसी में बताया था वहां पे भी डेट चेंज हो गई। मतलब जहां पे भी आपको पता है सितंबर मंथ का रिटर्न का डेट जहां था या ड्यू डेट जहां था, उन सब जगह 30th नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो चुका है। तो मान लो फिर से एक बार, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई सप्लाई था जिसका क्रेडिट नोट इश्यू हुआ, तो उसका डिटेल मैक्सिमम कब तक डाला जा सकता है? नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न का डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। बस इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ई इनवॉइसिंग
का जो लिमिट था प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो अब आपको ई इनवॉइस इशू करना होगा। मतलब अब जिन रजिस्टर्ड पर्संस का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हो चुका है एग्रीगेट बेसिस पर, उन सबको ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन अप्लाई करेगा। बस इतना याद रखने से हो गया। और ई इनवॉइसिंग किस किस को एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर आई होप ये सारे पॉइंट आपको पहले से पता है। इसमें अगर एक पॉइंट आपको नहीं पता हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट एकदम नया है, ये पहले आ चुका है, बट इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट शीट में ये है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी ये दो भी याद करके रख लो, इनको ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, डीक्यूआरसी एप्लीकेबिलिटी। आई होप आप कंफ्यूज हो गए। क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड का प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं। डायनेमिक क्यूआर कोड, डीक्यूआरसी शॉर्ट में बोलता हूं मैं। तो डायनेमिक क्यूआर कोड का एप्लीकेबिलिटी जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 500 करोड़ से ज्यादा, डायनेमिक क्यूआर कोड का प्रोविजन उन्हीं को अप्लाई करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट या क्या डिवाइस आपको कैरी करना पड़ेगा पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को, तो ये वाला चीज हमने ऑलरेडी मतलब आपको अगर पढ़ना है तो ये ई वे बिल का टॉपिक है। वैसे एक बार फटाफट में बता देता हूं। देखो, कोई कन्वेंस में अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट होता है तो जो आपके गाड़ी का जो भी ड्राइवर है, पर्सन इंचार्ज है, उसको क्या डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना होगा। देखो, एक तो आपको पता है ई वे बिल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इनवॉइस। तो सर किस टाइप का इनवॉइस, या तो टैक्स इनवॉइस या ई इनवॉइस जिसमें क्यूआर कोड IRN एम्बेडेड होता है, वो भी आप दे सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। इसमें नया आया है सिर्फ ई इनवॉइस जिसमें क्यूआर कोड एम्बेडेड होना चाहिए, मतलब IRN एम्बेडेड वाला क्यूआर कोड। दैट्स इट, यही अमेंडमेंट है और कुछ नहीं। अब आते हैं रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट में। देखो, GSTR 5 कौन लगाता है, NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। अब उन लोगों का जो ड्यू डेट है वो थोड़ा चेंज हो गया। अर्लियर ऑफ द टू है विद इन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ अ कैलेंडर मंथ, मतलब जो मंथ चल रहा है उसका एंड के बाद नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख, या विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन खत्म होता है उसके बाद 7 दिन, विच एवर इज अर्ली। सब कुछ पहले जैसा ही है, बस पहले यहां पर 10 विद इन 10 डेज था, अब यहां 13 डेज हो चुका, बस इतना ही फर्क है। तो NRTP को रिटर्न कब तक लगाना है, क्या है ड्यू डेट उनका, तो नॉर्मल केसेस में अगले महीने की 13 तारीख। नॉर्मल केसेस में हम यही बोलेंगे नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख। बट अगर उनका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है तब 2 में से अर्लियर, नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख या फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन एंड हुआ वहां से 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर। चलिए, आई होप आपको पहले से ही पता है, बस 10 तारीख 13 बन गई। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न टू इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये बात पता होती है, जो लोग एनुअल रिटर्न्स लगाते हैं जीएसटी में उन लोगों को एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फर्निश करना होता है। बट इसकी रिक्वायरमेंट किनको मैंडेटरी आई है देखते हैं। ये जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन, ये उन्हीं लोगों को जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है उन्हीं लोगों को सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करना है अपने एनुअल रिटर्न के साथ, बाकियों को नहीं। बस इतना ही याद कर लो, हो गया। तो सर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिन लोगों का भी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है उनको मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन ऑन रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निशिंग। आप अपना जो GSTR 1 लगाते हैं, GSTR 3B वगैरह लगाते हैं, अब इनको आप नॉर्मली नहीं लगा पाओगे, इस पर रेस्ट्रिक्शन आ गया। अगर आपने कुछ प्रॉब्लम की तो बताता हूं क्या। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। आप कोई टैक्स पीरियड का अपना 3B वगैरह जो रिटर्न है, जो हर महीने रिटर्न्स लगते हैं, वो आप नहीं लगा पाओगे अगर आपका 3B रिटर्न पुराने टैक्स पीरियड का नहीं लगा हुआ है या फिर आपका GSTR 1 उन पीरियड का नहीं लगा हुआ है, नॉट बीन फर्निश्ड। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पुराने पीरियड का GSTR 3B या 1 पेंडिंग है तो अब आप नया पीरियड का 3B नहीं लगा सकते। बहुत खतरनाक रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा रेस्ट्रिक्शन था सिमिलर, बट ऐसा नहीं था पहले। तो वापस कह रहा हूं, अगर आपके प्रीवियस टैक्स पीरियड का 3B या 1, पहले 1 नहीं था, 1 को 3B से लिंक कर दिया आप, अगर 1 या 3B कुछ भी पेंडिंग है पुराने टैक्स पीरियड का तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड का आप 3B नहीं लगा सकते। ये तो लर्न कर लो। दूसरा पढ़ाता हूं। अब आप अपना GSTR 1 भी नहीं लगा सकते कोई टैक्स पीरियड का। कब? अगर आपका GSTR 1 पुराने टैक्स पीरियड का नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये 1 to 1 है, मतलब 1 नया पीरियड का नहीं लगा पाओगे अगर पुराने पीरियड का 1 नहीं लगा हुआ है तो। नेक्स्ट देखना, if the GSTR 3B has not been furnished for the preceding tax period by the registered person opted for QRMP scheme or for the preceding month by the other taxable persons या other registered persons। शॉर्ट में बोले तो अगर आपका 3B पुराने पीरियड का नहीं लगा हुआ है तो नए पीरियड का आप GSTR 1 नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ
3b को 1 से और 1 को 3b से लिंक कर दिया, और कुछ नहीं। एकदम सिंपल है। नए पीरियड का 3b नहीं लगेगा अगर पुराने पीरियड का 3b या 1 नहीं लगा हुआ तो, और वैसे ही नए पीरियड का 1 भी नहीं लगेगा अगर पुराने पीरियड का 3b या 1 नहीं लगा हुआ है तो। हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। और रिटर्न्स में एक और अमेंडमेंट है, देखो क्या, आफ्टर फर्निशिंग एनी रिटर्न इफ एनी एरर, ओमिशन, मिस्टेक आर डिस्कवर्ड, ध्यान से सुनना। अच्छा, इतना बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक आपको पता है रिटर्न्स में अगर हम कुछ गलती कर दे तो हमको पूरा रिटर्न जीएसटी में वापस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नए पीरियड के रिटर्न्स में आप अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जो डिटेल पुराने रिटर्न्स में गलत चली गई थी वो नए पीरियड के रिटर्न में अमेंडमेंट टेबल्स होते हैं, उनमें डाल दो आप। तो सर इसका मेन आप अमेंडमेंट क्या है, इसमें अमेंडमेंट है ये मैक्सिमम आप कब तक कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर ईयर का, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में आपने कोई रिटर्न में अगर गड़बड़ की है और उसको आपको अमेंड करना है तो मैक्सिमम आप नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक कर सकते हैं। मतलब एज यूजुअल जितनी भी जगह ये डेट का कंसेप्ट है, जहां अमेंडमेंट आया वहां 30th नवंबर हो गया नेक्स्ट ईयर का, या एनुअल रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यही है, इसमें और कुछ नहीं। आगे जो अमेंडमेंट हम कवर करें वो देखो कौन सा चैप्टर का, डिमांड एंड रिकवरी और पेनल्टी, इसके रिलेटेड अमेंडमेंट है। देखिए क्या, सेक्शन 75 सब सेक्शन 12, रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स एज पर रिटर्न फर्निश रिमेन्स अनपेड wholly or partly or any amount of interest payable on which such tax remain unpaid। मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड में बताता हूं, आपका कोई रिटर्न फर्निश होना था, उस पर आपका ही सेल्फ एसेस टैक्स ही पे नहीं हुआ। एक बात बताए, खुद सेल्फ एसेस कर रहे हो रिटर्न के अंदर डेटा और उसी पर जो टैक्स निकलता है आपको पे करना चाहिए और वही अनपेड है, या फिर उस टैक्स पर इंटरेस्ट अनपेड है, तो लॉ कहता है हम उसकी रिकवरी करेंगे। इस पे थोड़ा सा प्रॉपर प्रोविजन बन गया। अब क्या देखो, इफ अनपेड ड्यू टू द रीजन दैट, अब ये जो अनपेड है वो किस रीजन से है, द टैक्स पेबल विद रेस्पेक्ट टू आउटवर्ड सप्लाईज शोन इन जीएसटीआर 1 वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 3B। सर नहीं समझा, जो आपका टैक्स पेबल आ रहा है सेल्फ एसेस्ड का, वो क्यों आ रहा है, आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब कुछ सेल है जो जीएसटीआर 1 में दिख रही है बट वो जीएसटीआर 3B में नहीं दिख रही है। तो आप खुद सोचिए, आप खुद जीएसटीआर 1 में बोल चुके हैं मेरा ये सेल हुआ है, तो 3B में उसका टैक्स क्यों नहीं आ रहा है। इस वजह से अगर आपका कोई सेल्फ एसेस्ड टैक्स पेबल रह गया तो लॉ कहता है उसकी रिकवरी कैसे होगी। प्रॉपर ऑफिसर पहले तो आपको एक कम्युनिकेशन भेजेगा टू पे, और या फिर आप रीजन दे दो अगर आपको नहीं पे करना है तो, बस सिंपल प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेशन भेजेगा, या तो पे कर दो नहीं तो कारण बताओ क्यों नहीं पे कर रहे हो। सर ठीक है यहां तक हो गया, अब तो वहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत हो गई है, मतलब किसी को तो शुरुआत करनी है, कोई तो बोलेगा ना कि उसकी क्या फीलिंग्स है, तो प्रॉपर ऑफिसर की फीलिंग तो आ गई। अब क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 79 विल बी इनिशिएटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ओनली व्हेन, अब प्रॉपर ऑफिसर आपसे टैक्स की रिकवरी करेगा, बट वो कब करेगा, ओनली व्हेन द सेड पर्सन इधर फेल्स टू रिप्लाई। अब सामने वाला अगर रिप्लाई नहीं कर रहा तो सामने वाले को भी तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, भाई वो ना तो हाँ कर रहा है वो ना कर रहा है, तो कुछ तो एक्शन ले। तो फेल्स टू रिप्लाई और फेल्स टू मेक द पेमेंट, या फिर पेमेंट नहीं कर रहा है, ना तो रिप्लाई दे रहा है ना पेमेंट कर रहा है ना ही रीजन दे रहा है, मतलब बंदा एकदम अलग है, ना तो रीजन दे रहा है ना पेमेंट कर रहा है और ना ही रिप्लाई दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तब प्रॉपर ऑफिसर को रिकवरी करना ही पड़ेगा, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। बस यही तरीका है रिकवर करने का। अगर आप अपना सेल्फ एसेस्ड टैक्स जो आपका जीएसटीआर 1 और 3B का डिफरेंस से जो आ रहा है वो नहीं पे कर रहे हो विद इंटरेस्ट जो भी ड्यू है, तब प्रॉपर ऑफिसर पहले कम्युनिकेशन भेजेगा, बात करेगा आपसे, रीजन बताओ नहीं तो पे कर दो। आपने ना तो रिप्लाई दिया ना रीजन बताया ना पे किया, तब प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं। और अदर केसेस में किसी और कारण से अगर आपका सेल्फ एसेस्ड टैक्स ड्यू रह गया, नहीं पे किया, मतलब जीएसटीआर 1 का 3B का मिसमैच का केस नहीं, अदर केसेस, तब सेक्शन 79 में रिकवरी होगा। तो ये तो पहले से ही था लॉ में, ये कोई नया नहीं है, बस मैंने यहां डाल दिया है ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। आगे देखिए पेनल्टी पार्ट। पेनल्टी में अब किस तरह का अमेंडमेंट है आइए बताता हूं। ये पूरा नया क्लैरिफिकेशन, एक नया क्लैरिफिकेशन आया लॉ में, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पेशेंस की जरूरत है। देखो ये पार्ट उसी को समझ में आएगा जिसको डिमांड चैप्टर और पेनल्टी चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो मेरी एक एडवाइस, आप एक बार रिकॉर्डिंग यहीं पॉज करो और आप एक बार उन चैप्टर्स को कर लो, फिर इसको करो, इसका तभी कोई यूज है। अदरवाइज आप सुन तो लोगे, समझ भी आ जाएगा आधा अधूरा, बट आप क्लियर नहीं कर पाओगे खुद को। तो एक बार मेरी एडवाइस आप कर लो ऐसा, इफ यू वांट। अदर आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने अपना पीछे का रिवीजन कर लिया है पेनल्टी का और डिमांड चैप्टर का, और नहीं भी किया है अगर गो थ्रू तो मैं मान के चला हूं आपको आता है। चलो तो क्लैरिफिकेशन है कई इश्यूज पर, जो डिमांड और पेनल्टी को लेकर जो डिबेट है उसको सॉल्व करेगा, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्या सर? जहां पर फेक इनवॉइसेज होता है। सर नहीं समझा, ये समझेगा आपको, मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक रजिस्टर्ड पर्सन है ए, उसने इश्यू किया टैक्स इनवॉइस बी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ए ने बी को फेक इनवॉइस दिया है बिना कोई गुड सप्लाई किए, सर्विस सप्लाई किए। इसका मतलब ये हुआ ए ने बी को ना तो कोई माल दिया ना कोई सर्विस दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक फेक इनवॉइस दे दिया है, और ताकि बी उसका आईटीसी ले सके। अगर ऐसा कुछ ए ने किया तो ए के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा और बी के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, ये जानते हैं। एक्शंस क्या क्या पॉसिबल है पहले ये बता देता हूं। एक डिमांड एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 74 का एक्शन, एक पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 का एक्शन। दो तरह का एक्शन होगा यहां पर। डिमांड पेनल्टी अंडर सेक्शन 74, अगर आपको पहले से पता तो अच्छी बात, नहीं पता तो बता देता हूं, ये फ्रॉड केसेस है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत याद आया, फ्रॉड एटसेट्रा केसेस है ये सेक्शन 74। सर कुछ भी याद नहीं आया? अरे बेटा तब तो फिर आपको ये कैसे समझ आएगा। ये फ्रॉड एटसेट्रा केसेस है। दूसरा पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, ये वो पेनल्टी है जहां 21 ऑफिस का पेनल्टी, आपने अगर कभी लिस्ट पेनल्टी की देखी है तो वो वाले पेनल्टी है। तो ये दो तरह की चीज मैं क्लियर करूंगा, फटाफट सुनना। ए के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा और बी के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा। पहले ए का देखो, ए के अगेंस्ट डिमांड वगैरह कुछ नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ने कोई सप्लाई दी नहीं, ए ने तो खाली फेक इनवॉइस दिया है, कोई सप्लाई तो की नहीं ना, तो कोई टैक्स लायबिलिटी तो ए की आएगी नहीं, तो डिमांड कैसे हो सकती है उसकी। इसका मतलब डिमांड वाला प्रोविजन ए के लिए नो है। अरे भाई जब मैंने फेक इनवॉइस दिया इट मींस रियल में कोई सप्लाई हुई नहीं, और जब सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी कैसे आएगा। इसलिए सिर्फ गलत इनवॉइस दिया मैंने, फेक इनवॉइस दिया जो लीगल नहीं है, बट मैंने दिया तो गलत है, इसलिए मेरे अगेंस्ट डिमांड तो नहीं होगा सेक्शन 74 का, ना पेनल्टी लगेगी सेक्शन 74 की। क्या होगा मेरे अगेंस्ट? पेनल्टी जो 122 सबसेक्शन 1 वाली है वो लग जाएगी। यस, क्यों? क्योंकि 122 सबसेक्शन 1 में क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप बिना सप्लाई दिए अगर इनवॉइस इशू करोगे तो आपको पेनल्टी 122 सबसेक्शन 1 2 की देनी पड़ेगी। तो ये लगेगा आप पर, लर्न कर लो। सर ये पेनल्टी कितनी है? बेटा वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ना मैं बताने वाला हूं, जानबूझकर नहीं बताऊंगा। इसका रीजन सिंपल है, अगर आपको ये ऐसे बताने के बाद याद आएगा तो आप अपनी बुक खोल के एक बार, मैंने बोला था गो थ्रू करने, वो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आपको देखो एक पढ़ने में कितना मजा आएगा। आई होप आप कर लोगे, और अगर थोड़ा बहुत याद है तो फिर आप मुझसे पूछो मत, खुद ही देख लेना। आगे बढ़ते हैं। एक्शन अगेंस्ट बी क्या होगा? बी में दो पॉसिबिलिटी है, ये दो सिचुएशन है, और का सिचुएशन है ये, और का। बी का दो सिचुएशन पॉसिबल है, तो दो तरह का एक्शन पॉसिबल है। एक केस लेता हूं फिर दूसरा केस लेता हूं। पहले फर्स्ट केस, बी ने आईटीसी अवेल किया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड यूटिलाइज कर लिया पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज आउटवर्ड सप्लाई। क्या हुआ है बी का, बता देता हूं। बी ने क्या किया, वो फेक इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया, बस इतना ही गलत काम किया बी ने। इसका मतलब बी ने फर्दर किसी को बिल इश्यू करके आईटीसी को फॉरवर्ड नहीं किया, आईटीसी का बैलेंस को। बी ने खुद ही आईटीसी यूटिलाइज करके टैक्स का पेमेंट कर लिया, बात खत्म। बस बी ने इतना ही गड़बड़ किया और कुछ नहीं किया। तब लॉ कहता है डिमांड होगा बी के अगेंस्ट। सोचकर बताइएगा आप, सेक्शन 74 फ्रॉड का केसेस में डिमांड होगा कि नहीं होगा? यस होगा, यस होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि वहां लिखा हुआ है अगर आप कोई शॉर्ट लेवी नॉन लेवी हुआ वो तो है ही है, और अगर आईटीसी भी अगर आप गलत यूटिलाइज करोगे तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 74 में डिमांड हो सकता है। तो बी के अगेंस्ट सेक्शन 74 का डिमांड हो सकता है। यस, तो बी शैल बी लायबल फॉर द डिमांड, और उससे रिकवरी भी की जाएगी उस आईटीसी अमाउंट की जो उसने गलत लिया, विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सब कुछ कहां होगा? सेक्शन 74 में होगा। अब सर 122(1) की पेनल्टी बी की इस केस में लगेगी? इस केस में, ये वाले केसेस में क्या बी को सेक्शन 122(1) की पेनल्टी लगेगी? आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि सेक्शन 74 में डिमांड भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, पेनल्टी भी हो गया। अगर सेक्शन 74 में ही सारा प्रोविजन हो गया तो फिर और कहीं पेनल्टी नहीं लगती, इसलिए 122(1) की जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि सेक्शन 74 में ऑलरेडी लग चुकी है पेनल्टी। तो बात को समझो। सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है, तो बेटा ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। बाकी का प्रोविजन आपने जब भी पढ़ा था या क्लास की थी तब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मेरे रिवीजन लेक्चर जो मैं आगे डालने वाला हूं वो सब देख लेना, उसमें मिल जाएगा। आगे बढ़ता है।
where B avails ITC on the basis of said tax invoice. इस बार B ने क्या गड़बड़ किया है, पहले तो ITC लिया and further passes on the said ITC to another registered person say C by issuing invoice without supply of good service. मतलब B ने क्या किया, गलत ITC लिया, एक तो ये गड़बड़ हुआ और साथ में वही गलती की जो A ने की। सोचकर बताओ क्या बोला मैंने, एक तो B ने A के इनवॉइस पर गलत ITC ली, ऊपर से B भी वही काम कर रहा है जो A ने किया। क्या काम कर रहा है, B भी फेक इनवॉइस बनाकर C को दे रहा है। देखो आप ध्यान से सुनो, पढ़ो मेरी लाइन को, आपको समझ आ जाएगा। B ने दो गलती की, एक गलत ITC लिया, वो तो लिया ही है A का इनवॉइस के बेसिस पर, और जैसे A ने B को इनवॉइस दिया था वैसे अब B C को इनवॉइस बनाकर दे रहा है फेक। तो इस केस में B के अगेंस्ट क्या होगा? सर वही बात, सेक्शन 74 का एक्शन B के अगेंस्ट नहीं होगा। अब बताइए क्यों? क्योंकि अगेन B ने कोई सप्लाई नहीं दी है C को। B ने कहां C को कोई सप्लाई दी है, इसलिए लॉ कह रहा है हम B के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे सेक्शन 74 में। सर B ने जो गलत ITC लिया उसके लिए भी नहीं, लॉ ने यहां मना किया, क्योंकि B ने गलत ITC लेके ITC को वापस फॉरवर्ड कर दिया, मतलब B के पास वो ITC का अमाउंट कभी रहा ही नहीं, B ने तो C को ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए सेक्शन 74 में लॉ कहता है हम एक्शन नहीं लेंगे B के अगेंस्ट, सीधा सेक्शन 122 में दो एक्शन लेंगे। देखो ध्यान से, दो कौन सा आप बताता हूं। पहला एक्शन है B ने C को बिना सप्लाई दिए इनवॉइस दे दिया, वही जो A का है, यही तो गलती A ने की थी वही B ने की, तो वो वाला पेनल्टी लग जाएगा B पर। दूसरा, क्योंकि B ने गलत ITC अवेल किया है, मतलब किसी से अगर आप कोई इनवॉइस लेते हैं जिस पर आप ITC गलत अवेल कर लेते हैं, अगर आप फ्रॉडुलेंटली ITC अवेल करते हैं तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 7 में पेनल्टी लग जाती है। बस B के अगेंस्ट यही दो क्लॉजेस लगेंगे। क्योंकि एक बात सुन लेना, B के अगेंस्ट डिमांड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ITC का पैसा B ने यूटिलाइज खुद के लिए किया ही नहीं, B ने तो C को फॉरवर्ड कर दिया कहीं ना कहीं इनवॉइस बनाकर वापस। A ने B को इनवॉइस दिया, B ने C को इनवॉइस दिया, इनडायरेक्टली B के पास तो ITC का पैसा रहा ही नहीं, तो लॉ ITC का पैसा B से क्यों रिकवर करने वाला है? इसीलिए तो सेक्शन 74 का एक्शन B के अगेंस्ट यहां नहीं था। डायरेक्टली दो पेनल्टी लग जाएगी, एक गलत ITC लेने की पेनल्टी, दूसरा एक गलत इनवॉइस देने की पेनल्टी। हो गया? तो आप ऐसे लिख लो, रॉन्ग इनवॉइस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, रॉन्ग इनवॉइस, और यहां लिख लो रॉन्ग ITC, इसकी पेनल्टी B पर लगेगी। आई होप आपको समझ आ गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और ये थोड़ा हायर लेवल का है, और मेरा ऐसा मानना है CA फाइनल के अगर आप बच्चे और आपको ये सब नहीं आता तो फिर आप कर क्या रहे हो? आपको भी पता है CA इंटर और CA फाइनल के सिलेबस में GST के अंदर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, बहुत लिमिटेड एडिशन है। जिसका इंटर में एक एक प्रोविजन क्लियर है उसको फाइनल में 50% से ज्यादा, 60% ऑलमोस्ट GST का सिलेबस वो ऑलरेडी कर चुका है इंटर में, फाइनल के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती तो इसका मतलब फाइनल में आपने कुछ मेहनत ही नहीं की। तो प्लीज ये सबको क्लियर रखना। मैं एक बार फिर भी बोलना चाहता हूं, अब आपको ऐसे बोलूंगा कि आपको एक बार का तो याद हो जाएगा। सुनो ध्यान से, क्या A ने B को गलत इनवॉइस दिया तो A के अगेंस्ट क्या होगा? A के अगेंस्ट कोई डिमांड नहीं, डायरेक्ट पेनल्टी लगेगी 122(1) सब क्लॉज 2 की। वो क्लॉज 2 भी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 122 की पेनल्टी लगे, इतना बोलने चाहिए, क्योंकि वहां के सारे क्लॉजेस का एक ही तो पेनल्टी है। वो नहीं बताऊंगा, बताने वाला था, वो नहीं बताऊंगा। दूसरा, B के अगेंस्ट क्या होगा? देखो डिपेंड करता है, B ने अगर गलत ITC अवेल करके यूटिलाइज भी खुद के लिए कर लिया और फर्दर किसी को पास ऑन नहीं किया, तब तो B के अगेंस्ट एक्शन होगा सेक्शन 74 में। ITC रिकवर किया जाएगा डिमांड के थ्रू और रिकवर किया जाएगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी 170 सेक्शन 74 की, और सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 B पर नहीं लगेगा ऐसे केस में। लेकिन अगर B ने ITC अवेल करके फर्दर किसी को इनवॉइस रेज करके वो ITC को पास ऑन कर दिया, तब B के अगेंस्ट दो एक्शन होगा, बट सेक्शन 74 में कुछ नहीं होगा, क्योंकि B ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, B ने एक हाथ लिया दूसरे हाथ ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे केस में B के अगेंस्ट क्या होगा? ध्यान से सुनना, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की ही दो पेनल्टी लग जाएगी, एक क्लॉज 2 एक क्लॉज 7। अगर क्लॉजेस याद नहीं है तो आप लिख देना, दो पेनल्टी लगेगी, एक गलत ITC लेने का और एक गलत इनवॉइस रेज करने का। वो दोनों केस आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट नोट समझ लो। एक एनी पर्सन जो रिटेन कर रहा है बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A, इसके लिए पेनल्टी चैप्टर अगर आपको पता तभी ये समझ आएगा। कोई भी पर्सन ने अगर इन ट्रांजैक्शंस का गलत फायदा उठाया है, तब वो पर्सन के इंस्टेंस के कहने पर भी अगर कुछ हुआ है ऐसा काम, तो उसके अगेंस्ट भी पेनल्टी एक्शंस लग सकता है सेक्शन 122 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ A और B के बीच में जो फेक कांड हो रहा है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट भी पर्सनल पेनल्टी आ सकती है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की। उसके लिए आपको वो सेक्शन पता होना चाहिए, पेनल्टी चैप्टर में।
Last part, it may also be noted that in such cases, wrongful or fraudulent availment or utilization of ITC or refund of tax, provision of offense, जो ऑफेंस का चैप्टर है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132, वो भी आप पर लग सकता है अगर आप फ्रॉडुलेंट काम करोगे तो उसके लिए ऑफेंस चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये सब ज्ञान है और कुछ नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब तक जितना मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया है सब कुछ परफेक्टली क्लियर है, और नहीं है तो प्लीज इसको आप गो थ्रू कीजिए। आपका अमेंडमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज बच गया, वो है रिफंड रिलेटेड। रिफंड चैप्टर का नॉलेज नहीं होता एक्चुअली प्रॉपर बच्चों को, तो मैं अगर यहां समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, आपको शायद समझ आए ना आए, सब बच्चे पढ़ते नहीं है रिफंड। इसीलिए मैं आपको बेस्ट वे बताता हूं उसको आप कैसे कवर करोगे। मैं अपना पूरा रिफंड चैप्टर जो अपडेटेड है उसका एक रिवीजन लेक्चर डालूंगा जो क्रैश कोर्स काइंड है, आप उसको सुनो, आपको पूरा रिफंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जहां जहां अमेंडमेंट है सब मिल जाएगा। बेटर होगा आप उसको सुने। तो चलिए, आई होप आपने जो भी अमेंड कवर किया काफी अच्छे से किया है, और प्लीज उसको अच्छे से एक बार आप अपनी तरफ से कर लेना। थैंक यू सो मच।